चलिए फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लेकर आ रहा है ये भी पार्ट सी में आया था दिसंबर 2023 में। रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है और पार्ट सी का क्वेश्चन है। सो इसके चारों ऑप्शंस में से एक या एक से ज्यादा ऑप्शंस ठीक हो सकते हैं। एक एक करके सभी ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन का जो मेन आइडिया है ना, एक्चुअली दो मेन आइडियाज, ठीक है। सबसे पहले है स्टोन वाइसर्स थ्योरम, पहला आइडिया, एंड सेकंड आइडिया उसी से रिलेटेड भी क्या आता है। लेकिन इतनी खतरनाक थ्योरम लगाने से पहले हम इस क्वेश्चन में ये देख लेते हैं कि क्या हम सीधा पढ़ते पढ़ते ही कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। क्या कहते हैं, एफ आपके फंक्शन दिया हुआ क्लोज इंटरवल -1 to -1 से रियल तक कैसा है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब वो कहता है which of the following imply that f is identically 0 on closed interval -1 to closed interval। इनमें से कौन सी कंडीशन है जो ये इंप्लाई करेगी कि f आपका फंक्शन क्लोज इंटरवल -1 से क्लोज इंटरवल 1 पे आइडेंटिकली 0 फंक्शन। आप नोटिस कर पाएंगे कि सी और डी ऑप्शन पर एलिमेंट वैसे ही हो जाएगा। क्यों? नोटिस कीजिए, आप सिंपल सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में क्या कीजिए, अपने फंक्शन एफ को 1 ले लीजिए, सिंपल। और आप चेक करेंगे ये भाई साहब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कैसे, देखिए जरा 1 पुट कीजिए यहाँ पे। जैसे आप यहाँ पे 1 पुट करेंगे आपको क्या मिलेगा, -1 to 1 into x की पावर n, x की पावर n हो जाएगी एंड साथ में dx। एंड आपको पता है n हमें यहाँ पे ऑड दिया होगा। अगर n ऑड होता है ऑफ कोर्स 0 या 0 से बड़ा कोई नेचुरल नंबर है तो x की पावर n आपके पास एक ऑड फंक्शन हो जाता है। एंड ऑड फंक्शन की इंडिकेशन -1 to 1 में क्या होती है, 0। मतलब क्लियरली ये वाला फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये 0 तो है, जिससे सी ऑप्शन इस केस में एलिमिनेट है। ठीक है, आगे चलते हैं। बी ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन के लिए आप क्या कीजिए, आपने गिवन फंक्शन को 1 मत लीजिए ना, 1 लीजिए कुछ और हटा दीजिए। अब यहाँ पे x ले लीजिए, ठीक है, और अब इसको यहाँ पुट करें। जैसे हम x को यहाँ पुट करेंगे तो x into x की पावर n क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1। लेकिन n यहाँ पे आपको इवन दिया होगा तो n प्लस 1 ऑड हो जाएगा, और x की पावर ऑड नंबर आ चुका है तो ये एक ऑड फंक्शन आ चुका है। -1 to 1 में फिर इसकी इंडिकेशन 0 निकल के आएगी। लेकिन इससे क्या ये फंक्शन 0 होगा, बिल्कुल भी नहीं, जिससे डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है जी। अब आता है आपके इस पूरे सवाल का मेन आइडिया, जी जिसे हम शुरुआत में डिस्कस कर रहे थे, और वो है हमारी स्टोन वाइसर्स थ्योरम। जी स्टोन वाइसर्स थ्योरम हमें क्या कहते हैं कि आप क्लोज इंटरवल ए बी में कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ले तो हम एक सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल्स दिखा सकते हैं जो उस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एफ के ऊपर क्लोज इंटरवल ए बी पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। अब यहां पे हम क्या करने वाले हैं, क्लोज इंटरवल ए बी के जगह पे क्लोज इंटरवल -1 टू क्लोज इंटरवल 1 करते हैं। ठीक है जी, स्मॉल ए को -1 ले लीजिए, स्मॉल बी को 1 ले लीजिए, और अब क्लोज इंटरवल -1 से क्लोज इंटरवल 1 के ऊपर आप स्टोन वाइसर्स थ्योरम को अप्लाई कर दीजिए। अब हमें पता है अगर हमारा फंक्शन स्मॉल है क्लोज इंटरवल -1 to 1 में आपके पास कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ तो पक्की बात है हमें एक ऐसी सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस मिल जाएगी, नाम दे देते हैं हमारे लिए इनएक्स, सच दैट इन दोनों के बीच जब आप अपना अपना एमएनएस लगाएंगे तो हमें पता है इसका जो सुप्रीमम है जो एमएन निकल के आता है वो एज एन गोस टू इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। मतलब पक्की बात है कि एक स्टेज के बाद हम इस चीज को लेस देन 1/n को शो कर ही सकते हैं। ठीक है, अब अगर कोई चीज है जो 0 के पास जा रही है और नॉन नेगेटिव है तो पक्की बात है एक स्टेज के बाद वो 1/n से छोटी हो जाएगी, बस वही यहाँ पे लिखी हुई। ठीक है जी। अब इस चीज को हम यूज करेंगे शो करने में कि किस तरीके से हमारा जो बी ऑप्शन है वो आपके पास आपके फंक्शन f को आइडेंटिकली 0 कर रहा है। लेकिन एक आइडिया और वो क्या है, हम यहाँ पे अपने फंक्शन स्मॉल f पे बात नहीं करेंगे, हम यहाँ बात करेंगे सुनिए -1 to 1 फंक्शन x के ऊपर
एफ स्क्वायर क्या है, एफ एक्स इंटू एफ एक्स, ठीक है। मुद्दे की बात, अगर हम शो करते हैं कि ये चीज आपके पास जीरो है, तो उससे एक्चुअली शो हो जाएगा कि -1 to 1 के बीच में एफ एक्स की इंटीग्रेशन भी जीरो। क्यों? क्योंकि -1 to 1 के बीच में एफ एक्स की इंटीग्रेशन कहीं भी नॉन जीरो होगी तो ये नॉन जीरो हो जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा इस बात का। अब यूज करते हैं इसको, देखिए हम क्या करेंगे, इस चीज को आप लिख लीजिए -1 to 1 एफ एक्स इंटू एफ एक्स, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे आप एक ट्रिक लगाने जा रहे हैं, और वो क्या है, नोट्स कीजिए। हमें पी ऑप्शन में ये दिया हो कि -1 to 1 में ये चीज जीरो है हमारे पास, तो इसे यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दीजिए, ठीक है। माइनस एक्स कर दीजिए एंड -1 to 1 आपको क्या दिया है, x into px एंड ऑफ कोर्स dx। अब इसको कंबाइन करें, जैसे आप इसको कंबाइन करेंगे आपको क्या मिलेगा, -1 to 1 fx यहाँ आ जाएगा, अंदर आएगा fx माइनस 3x यहाँ पे 3x, ठीक है। तो कि हमें पता है हमने इस चीज को यूज किया, ठीक है। इस px को बनवाइए उसको यहाँ, तो चलिए देखिए अब क्या करना है, ठीक है। ये सारे बराबर है आपसे, अच्छा मुद्दे की बात मॉड कर दीजिए, मॉड, ठीक है। जैसे आप यहाँ मॉड करेंगे, ठीक है, यहाँ मॉड लग जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मॉड। अब हमें पता ये जो डिफरेंस है वो हमेशा 1 से छोटा है, तो दिस थिंग विल बी लेट्स इक्वल टू 1/n टाइम्स इंटीग्रेशन -1 to 1 fx एंड साथ में dx, ठीक है। हमें पता है कि जो fx फंक्शन -1 to 1 में कौन है, मतलब ये चीज फाइनाइट है, ये फाइनाइट है डिवाइडेड बाय एज n गोस टू इंफिनिटी, ये चीज जीरो है, जिससे क्या पता लगता है कि वो हमेशा जीरो हो जाएगी -1 to 1 के बीच में f स्क्वायर x प्लस, शोइंग दैट हमारे पास -1 to 1 सॉरी -1 to 1 fx भी क्या हो जाएगा आपके पास, इसका मॉड क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां से हमें शो हो जाता है कि हमारा जो फंक्शन fx है, तो एक कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास आइडेंटिकली जीरो, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा जो बी ऑप्शन है इस केस में बिल्कुल ठीक है। ऑलराइट, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप यहां से देखेंगे कि ए ऑप्शन और बी ऑप्शन एक जैसे से, कैसे देखिए, एक्चुअली ए ऑप्शन भी ये इंप्लाई करेगा हमारे पास कि fx फंक्शन आपके पास आइडेंटिकली जीरो है। किस तरीके से, इस सारा काम जो आपने किया ये दोबारा ए ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है। हमें शो क्या करना है कि अगर ए होल्ड कर रहा है, हम ये शो करना चाहते हैं कि अगर ए होल्ड कर रहा है तो fx आइडेंटिकली जीरो, बस इस पूरी बात को याद रखिए, ठीक है। चलिए इसको रब कर देते हैं। अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आप ध्यान से देखें, आप बोलेंगे सिंपल ए ऑप्शन, तो ए ऑप्शन में ये चीज दोबारा नहीं होती, ये ऑप्शन में ये चीज दोबारा नहीं होती, इसको हम रब कर देते हैं। चलो अब अपने जरा ये ऑप्शन पे फोकस, ठीक है। ये ऑप्शन में ध्यान से देखें, तो ये ऑप्शन में हमारे पास -1 to 1 fx into x की पावर n dx, ये इंटीग्रेशन जीरो, सही। अब आप क्या कीजिए, सिंपल काम कीजिए, आपको ये पता है कि आप कोई भी पॉलिनोमियल लें, कोई भी पॉलिनोमियल लें px, अगर वो डिग्री n का है तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, a0 प्लस a1x डॉट 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 टिल an x की पावर n, ठीक है, नेक्स्ट। अब आप देखिए क्या काम कीजिए, मान लीजिए कि a होल्ड कर रहा है, ठीक, और अब आप -1 to 1 में जरा इस पे काम कीजिए, ठीक है। px कोई भी पॉलिनोमियल लेंगे डिग्री n का, ऑलराइट। हम ये शो कर देंगे कि एक्चुअली अगर a होल्ड करेगा तो b होल्ड करेगा, और b होल्ड करेगा तो f जीरो हो जाएगा। अभी हम शो करके आएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये कर दिया, और px को हम क्या मान रहे हैं, a0 प्लस a1x डॉट 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 टिल n into x की पावर n, तो ये चीज क्या आ जाएगी आपके पास -1 px को जैसे आप रखेंगे a0 प्लस a1x एंड सो ऑन, तो ये लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट करता है, कैसे देखिए कुछ इस तरह, a0 यहाँ हो जाएगा fx into ठीक है, प्लस -1 यहाँ हो जाएगा fx, यहाँ पे e1 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे x आ जाएगा dx एंड सो ऑन an -1 fx यहाँ हो जाएगा x की पावर n साथ में dx। अब हमें पता है ये सारे हमें जीरो दिए, दैट इज ठीक है। फर्स्ट हमें एक्चुअली ये पता, मतलब हमें ये जीरो दिए फॉर एनी पॉलिनोमियल p, शोइंग दैट हमारा
बी ऑप्शन से हमारा जो एफ क्या आ जाएगा, आइडेंटिकली होगा। मतलब अगर मैं ए अज्यूम कर रहा हूं तो उससे बी आ रहा है और बी से एक्चुअली एफ एक्स आइडेंटिकली 0 होगा, शोइंग दैट इस केस में ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक निकल गया है। वी पॉजिटिव हो कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में जिस क्वेश्चन को हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पार्ट सी में आया था। मतलब इस क्वेश्चन के एक या एक से ज्यादा ऑप्शंस ठीक हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि आर को कंसीडर कीजिए अंडर यूक्लिडियन टोपोलॉजी and consider Q scale subset of R scale with subspace topology. Okay, पर Q scale के ऊपर यूजुअल मैट्रिक्स डिफाइन किया हुआ है और उसको सबस्पेस टोपोलॉजी के एडर में पढ़ना है। फिर पूछा जा रहा है which of the following statements are true? पहला ऑप्शन कहता है कि Q scale is connected। ये सच है या झूठ? देखिए बड़ा ही सिंपल सी इसमें ट्रिक है, आई होप आप जानते ही होंगे कि अगर आपका सेट A भी रियल्स में कनेक्टेड हो, सेट बी भी सेट ऑफ ऑब्वियस में कनेक्टेड हो, तो ये इफ एंड ओनली होता है कि ए क्रॉस बी आर क्रॉस आर में कनेक्ट होगी। और इसका कॉन्ट्रापोस्ट ये कहता है कि अगर सेट ए या सेट बी में से कोई एक भी सेट आपके पास सेट ऑफ ऑब्वियस में कनेक्टेड ना आए, तो हम ये कहते हैं कि ए क्रॉस बी आर स्क्वायर में कनेक्टेड नहीं है। और इतनी सिंपल सी चीज है। और अब आप जानते हैं कि सेट ऑफ ऑल रैशनल सेट ऑफ ऑल रियल्स में कनेक्टेड नहीं है, जिसकी वजह से Q क्रॉस Q दैट इज Q स्क्वायर आपके पास कनेक्टेड नहीं निकल के आएगा। मतलब इस केस में पहला ऑप्शन आपके पास गलत होगा। अब हम आगे चलते हैं, बी ऑप्शन डिस्कस करते हैं। बी ऑप्शन कहता है इफ A इज अ नॉन एम्प्टी कनेक्टेड सबसेट ऑफ Q स्क्वायर देन A हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट। देखिए ये बड़ी मतलब सिंपल सी चीज है। सेट ऑफ ऑल रैशनल्स सेट ऑफ ऑल रियल्स में डिस्कनेक्टेड होते हैं, और सिर्फ डिस्कनेक्टेड नहीं होते, ज्यादा ही खास होते, वो टोटली डिस्कनेक्टेड होते। अब इसका क्या मतलब है? सेट ऑफ ऑल रैशनल्स सेट ऑफ ऑल रियल्स में टोटली डिस्कनेक्टेड इसलिए होते हैं क्योंकि सेट ऑफ ऑल रैशनल्स में सिर्फ सिंगलटन सेट्स ही ऐसे होते हैं जो उसके कनेक्टेड सबसेट्स होते हैं। एंड बिकॉज़ सेम रीजन की वजह से Q स्क्वायर दैट इज Q क्रॉस Q, जो Q क्रॉस Q है वो R स्क्वायर में आपका टोटली डिस्कनेक्टेड निकल गया। मतलब उसमें केवल सिंगलटन ही है जो कनेक्टेड निकल गया। बस इस बात को आप याद रखिएगा और नोट कीजिए। इफ A इज नॉट एम्प्टी, देखिए एम्प्टी तो हमेशा कनेक्टेड होता है, इसलिए उसमें एम्प्टी हटा। इफ A इज नॉट एम्प्टी कनेक्टेड सबसेट ऑफ Q स्क्वायर देन A हैज एग्जैक्टली वन एलिमेंट। बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि Q स्क्वायर एक टोटली डिस्कनेक्टेड सेट है, उसके केवल और केवल ऐसे कौन से सबसेट्स हैं जो Q स्क्वायर में कनेक्टेड आएंगे? एक एम्प्टी आता है वो हटा दिया इसमें, तो दूसरा क्या आता है? सिंगलटन सेट्स, जिससे हमारा जो भी ऑप्शन है इस केस में बिल्कुल ठीक होता है। सही। अब आगे चलते हैं। सी ऑप्शन कहता है Q स्क्वायर इज हॉस्डॉर्फ। देखिए हॉस्डॉर्फ टोपोलॉजिकल स्पेसेस बड़ी ही आसान टोपोलॉजिकल स्पेसेस होती है। ये पॉसिबल हो कि आप इनकी बेसिस को जानो। वहीं से एक प्रॉपर्टी निकल के आती है जिसे हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। हम जानते हैं कि अगर हमारे पास x, टाउ एक टोपोलॉजिकल स्पेस होती है, ठीक है, सच दैट x, टाउ एक हॉस्डॉर्फ टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो आप सेट A सेट कैपिटल X का कोई भी सबसेट पिक कर लो, सही है, तो A के पास भी हॉस्डॉर्फ प्रॉपर्टी आ जाती है। दैट इज हॉस्डॉर्फ प्रॉपर्टी जो होती है वो एक हेरिडिटरी प्रॉपर्टी होती है। एक हॉस्डॉर्फ टोपोलॉजिकल स्पेस के हर सबसेट के पास में होती है। अब हम जानते हैं कि R स्क्वायर आपके पास हॉस्डॉर्फ निकल के आता है, सही, एंड Q स्क्वायर उसका सबसेट बन चुका, तो Q स्क्वायर भी आपका हॉस्डॉर्फ निकल के आएगा, जिससे आपका सी ऑप्शन इस केस में बिल्कुल ठीक हो, सही। अब आगे चलते हैं। डी ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन है, इसको ध्यान से समझिए। वो क्या कहता है? कहता है आप क्या कीजिए एक्स वाई ले लीजिए Q स्क्वायर में, सच दैट x के तो स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये जो सेट है आपके पास कॉम्पैक्ट निकल के आएगा इन सबस्पेस टोपोलॉजी। अब देखिए ये जो सेट है अनफॉर्चुनेटली आपका कॉम्पैक्ट नहीं निकल गया, सही है। किस तरीके से जरा उसकी बात है। अब आप नोटिस कीजिए, हमें जानते हैं कि हमारे पास सबसे पहले चीज जो एक सेट इसको जो कंटेन करता है आर स्क्वायर में, पहले उसकी बात है वो देखो, वो सेट है
एक्स वाई इन आर सी सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है एक्स से प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। हम ये जानते हैं कि एक्चुअली में ये जो सेट हमारे को डी ऑप्शन में दिया हुआ वो एक्चुअली में इस सेट की इंटरसेक्शन है किसके साथ, आपके क्यू स्क्वायर के साथ। अगर आप ध्यान से रखेंगे क्योंकि हमने करना क्या ले लेके की काम करना ना कि हमारे पास ये जो सेट है इसको सब प्लस कंपाउंड में पढ़ो। तो इसको पढ़ने का सीधा तरीका ये है कि पहले आप बड़े स्पेस में जाए उस सेट को पढ़े जिससे इसने जन्म लिया। अब ट्रिक समझिए, देखो ट्रिक क्या है। सबसे पहली जो बात आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि हमें पता है कि Q क्रॉस Q डेंस होता है R क्रॉस R, दैट इज R। कैसे? क्योंकि Q रेशनल्स में होते हैं, R में आपके पास डेंस होते हैं, तो Q क्रॉस Q R के में डेंस होता है। देखो उसी तरीके से आप पे ये सेट आपने लिखा हुआ है, ये सेट, ये इस सेट में, इसको भूल जाइए, इस सेट में आपस डेंस लिखे ये आपके पास है। अब दूसरी बात, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इस सेट को ड्रॉ कर रहा हूं, इस वाले, इस पूरे को नहीं, सिर्फ इस वाले। इसको तो हम सभी जानते हैं ये हमारा 0 0 का सेंटर 1 रेडियस से सर्कल निकल गया, ठीक है। ये पार्ट आपको सॉल्व करना है। अब आप ध्यान दीजिए, जिस तरीके से हमारे पास Q क्रॉस Q R स्क्वायर में डेंस होता है, वैसे ये सेट हमारा इस सेट में डेंस होता है। अब मैं आपको एक ऐसा लिमिट पॉइंट दिखा दूं, अब मैं आपको एक ऐसा लिमिट पॉइंट दिखा दूंगा कहां, आपके इस सेट का लिमिट पॉइंट जो इस सेट को बिलोंग नहीं करते, सही, उससे एक्चुअली में इसकी कॉन्ट्रैक्टनेस खत्म है। अब आप नोटिस करेंगे इस सेट में, इसको भूल जाएगा, इस सेट में पॉइंट है, यहां पे मैं पॉइंट लेने जा रहा हूं, ये यहां पे मान ये वाला पॉइंट है, मान लीजिए 1/√2 कॉमा 1, सही है। ये इस सेट में तो है। अब आप जानते हैं क्योंकि वो सेट इस सेट में डेंस, तो पक्की बात है वहां पे ऐसी सीक्वेंस पक्का एग्जिस्ट करेगी जो इस पॉइंट पे कन्वर्ट कर देगी बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेंसिटी। लेकिन ये जो पॉइंट है ये तो उस सेट को बिलोंग नहीं करता, जिसमें मैंने दिखा दिया कि उस सेट में कैसी सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है जिसका लिमिट पॉइंट उस सेट को बिलोंग नहीं करता, शोइंग दैट कि वो सेट आपके पास कॉम्पैक्ट नहीं होगा, जिससे हमारा डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा एंड सही ऑप्शन आएंगे ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी। भी पॉसिबल हो कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब इस क्वेश्चन के बाद हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को मिलकर जरा डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में जिस क्वेश्चन को हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पार्ट सी में आया है। तो चलिए एक एक करके इसके सारे ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में दिया क्या हुआ। इस क्वेश्चन में प्राइमरली आपको दो इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स दिए, एक है आई लैम्डा और एक है के लैम्डा, ठीक है। इस पूरे सवाल के जो मेन आइडियाज हैं वो ले लेके दो मेन आइडियाज हैं और बड़े बेसिक आइडियाज हैं। सबसे पहला आइडिया हम ये जानते हैं भी पॉजिटिव हो कि अगर आप के लैम्डा की बात करें, ठीक है, तो के लैम्डा में अगर आप नोटिस करेंगे तो एक सिंपल चीज आपको नजर आएगी और वो ये है कि के लैम्डा में आपके पास जो इंटीग्रल दिया हुआ है वो है 1 से इंफिनिटी dx अपॉन x की पावर, ठीक है। ये बड़ा बेसिक सा रिजल्ट है कि अगर मैं इसकी बात करूं 1 से इंफिनिटी ऊपर रखा है dx और यहाँ पे साथ में 1 अपॉन x की पावर लग रहा है, तो ये जो आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये आपके पास कन्वर्ज तब करता है जब इट कन्वर्जेस अगर आपका जो लैम्डा है वो 1 से बढ़ा दे तो, एंड इट डाइवर्जेस अगर आपका जो लैम्डा है वो 1 या 1 से छोटा आता है तो, ठीक। अब सेकंड आइडिया क्या है, वो है आई लैम्डा से रिलेटेड। आई लैम्डा पे आपने क्या करना है, एक सिंपल सा काम कीजिए कि आप सिंपल से 1 माइनस x को सिंपली 1/t कर दीजिए, ठीक है। दोनों से डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या आएगा, माइनस dx आपके बराबर आ जाएगा माइनस 1/t², ठीक है, टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा dt, सही है। ये तो थोड़ा सा हो जाएगा। चलो अब काम की चीज ये है कि जो आपका आई लैम्डा है वो एक शेप ले लेगा, एक नया रूप ले लेगा। वो देखिए क्या निकल के आएगा। सबसे पहली बात इंटीग्रेशन निकल के आएगी 0 से 1, ठीक है। अच्छा जब x 0 है, जब x 0 है तो आप देखेंगे कि t1 निकल गया, बराबर। एंड जब x आपके 1 निकल गया, देखिए जैसे आप x को 1 डालेंगे
ये 0 हो जाएगा, मतलब t इन्फिनिटी निकल जाएगा, मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी आता है। सही है। अब दूसरा क्या दिया हुआ, अब आपके पास वहां पे है 1 माइनस एक्स की पर लैम्डा, तो अगर मैं दोनों साइड 1 माइनस एक्स पर लैम्डा कर दूंगा तो ये 1 बाय टी पर लैम्डा हो जाएगा, तो वहां पे एक तो ही हो जाएगा, टी पर लैम्डा ऊपर हो जाएगा एंड ये साथ में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बाय टी स्क्वायर एंड साथ में डी, मतलब ले देके हमारे पास जो आई लैम्डा है ना उसकी जो शक्ल है वो आपके पास कुछ ऐसे निकल के आए, ठीक है। अच्छा अब वो देखिए इसको ड्रॉ कर देते हैं। अब अगर मैं इस चीज को नीचे ले जाऊं तो ये हो जाएगा सिंपल सिंपल, अगर मैं बात करूं यहां से रब करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा उसको अगर मैं नीचे ले आऊंगा तो मेरे पास ये जो चीज है वो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है। 2 माइनस 7 ये हो जाएगा। और अब हम जानते हैं ये वाली चीज कब कन्वर्ट होगी, अभी हमें पता लगा ये भाई साहब कब कन्वर्ट करेंगे, इट विल कन्वर्ट कब, इफ एंड ओनली आपका जो 2 माइनस लैम्डा है नीचे वाली पावर, ये जो 2 माइनस लैम्डा है आपका क्या है, सिंपली आपके 1 से बड़ा होता है, ठीक है। और इससे मतलब क्या आता है, लैम्डा उधर ले जाइए 1 उधर ले जाइए, मतलब जब लैम्डा 1 से छोटा, ठीक है। तो लैम्डा जब 1 से छोटा होगा तब ये भाई साहब आपका क्या कर जाएंगे, कन्वर्ट, यानी डाइवर्स कब करेंगे, ये डाइवर्स कब करेंगे जब आपका जो 2 माइनस लैम्डा है ये आपके पास लेस और इक्वल टू 1 होता है, सही। अच्छा मतलब क्या है, इसको उधर ले जाइए इसको उधर ले जाइए तो आपको लैम्डा जो है ग्रेटर देन 1 होता है, ठीक है। तो इट डाइवर्जेस अगर आपका लैम्डा ग्रेटर देन 1 होता है, सही। अब हम क्वेश्चन के हर स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और एक एक करके ऑप्शन से मार्क। पहला ऑप्शन आपको क्या कहता है, पहला ऑप्शन आपको क्या है, देयर इज लैम्डा सच दैट आई लैम्डा कन्वर्जेस, आई लैम्डा क्या है, दिया है, ठीक है, बट के लैम्डा डज नॉट कन्वर्ज, ठीक है। अब सिंपली बात, एक सिंपल सी बात करते हैं, अगर आप आई लैम्डा को ध्यान से देखें, देखिए ये क्वेश्चन तो यही खत्म हो गया। पहला ऑप्शन देखिए, लैम्डा आपके पास कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो एक काम कीजिए लैम्डा को 0 डाल दीजिए, लैम्डा का आप जैसे 0 डालेंगे आप देखेंगे ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, और 0 to 1 में कांस्टेंट की जो इंडिकेशन है वो फाइनाइट निकल के आएगा, मतलब जब लैम्डा को आप 0 डालेंगे ये बात पक्की है कि आपका आई लैम्डा को कन्वर्ट करता है, सही है। अच्छी बात देखिए के लैम्डा, के लैम्डा में अगर आपने लैम्डा 0 डाल दिया, देखिए यहीं से पता लगेगा, तो लैम्डा 0 है मतलब 1 से छोटा है बराबर है, तो के लैम्डा आपस डाइवर्ज करता है, मतलब ए ऑप्शन कह रहा है क्या कोई ऐसा लैम्डा है जिसके लिए आई लैम्डा कन्वर्ट कर जाए एंड के लैम्डा कन्वर्ट ना करे, आंसर है ट्रू। कौन है, 0, मतलब इस केस में आपका ए ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक निकल गया, इजी बात, ठीक है। आगे चलते हैं, बी ऑप्शन क्या कहता है, बी कहता है क्या ऐसा कोई लैम्डा है जिसके लिए के लैम्डा, ये लैम्डा क्या है, के लैम्डा कन्वर्ज करता है, कन्वर्ज कब करता है, लैम्डा ग्रेटर देन 1, ठीक है, बट आई लैम्डा कन्वर्ज ना करे, आई लैम्डा कहां गया, ओके, आई लैम्डा हमें पता है कि लैम्डा ग्रेटर देन 1 पे डाइवर्ज करता है, सही है। तो आप नोटिस कीजिए अगर हम सिंपल लो लैम्डा को 2 ले लें, देखो लैम्डा को अगर 2 लोगे यहां पे तो ये वाला पार्ट आई लैम्डा डाइवर्ज कर जाएगा, मतलब आई लैम्डा कन्वर्ज नहीं करेगा, एंड लैम्डा 2 पे हमारा जो के लैम्डा वो कन्वर्ज कर जाएगा, मतलब बी ऑप्शन सही निकल के आएगा अगर आप लैम्डा को 2 ले लेंगे तो। यस देयर इज दिस लैम्डा इक्वल टू 2 जिसके लिए हमारा के लैम्डा कन्वर्ज कर जाएगा एंड आई लैम्डा कन्वर्ज नहीं करेगा, मतलब इस केस में आपका बी ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक नहीं, सही है। आगे चलते हैं, सी ऑप्शन देखिए, सी में कहता है देयर इज लैम्डा सच दैट आई लैम्डा के लैम्डा बोथ कन्वर्ज, मतलब ध्यान से देखिए के लैम्डा कब कन्वर्ज करता है, जब लैम्डा 1 से बड़ा हो, आई लैम्डा कन्वर्ज करता है जब लैम्डा 1 से छोटा हो, तो क्या ऐसा कोई कॉमन लैम्डा निकल के आएगा जिसके लिए दोनों कन्वर्ज करेंगे, नहीं, क्योंकि लैम्डा 1 से बड़ा लैम्डा 1 से छोटा दोनों इक्वल तो हो ही नहीं सकते, इसलिए सी ऑप्शन इस केस में गलत निकल गया है, सही है। आगे चलते हैं, बी ऑप्शन देखिए, डी क्या कहता है, देयर इज लैम्डा सच दैट नाइदर आई लैम्डा नॉर के लैम्डा कन्वर्जेस, मतलब दोनों डाइवर्ज करते हैं, देखिए ये कब डाइवर्ज करता है जब लैम्डा लेस इक्वल टू 1, ये कब डाइवर्ज करता है जब लैम्डा ग्रेटर इक्वल टू 1, मतलब लैम्डा इक्वल टू 1 पे दोनों डाइवर्ज करते हैं, दोनों कन्वर्ज नहीं करते, मतलब बी ऑप्शन इस केस में बिल्कुल ठीक निकल के आएगा जब आप लैम्डा को 1 ले, मतलब इस केस में बी ऑप्शन भी सही निकल के आएगा। पॉसिबली हो कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को मिलकर जरा डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, फंक्शन है रियल्स टू रियल्स कॉन्टिन्यूअस,
जो इस गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। और पूछा जा रहा है हमसे कि ये बताइए कि फंक्शन 1 1 आएगा या नहीं हमेशा, और फंक्शन ऑन टू आएगा या नहीं। देखिए 1 1 चेक करना बहुत, आप क्या कीजिए, सिंपल एक काम कीजिए कि आप सिंपल से डेफिनेशन याद कीजिए। अगर हम fx इज इक्वल टू f ऑफ y एज्यूम करके x इक्वल टू y ले आए तो अब ये प्रूव हो जाता है कि हमारा जो गिवन फंक्शन है वो 1 1 सही। अब अगर मान लिया ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है ये भाई साहब इस तरह से समझ fx इक्वल टू f ऑफ y कर दिया। जैसे आपने fx और fy बराबर किए, आप नोटिस करेंगे ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा। इस वाले पार्ट के जीरो होते ही हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा log of 1 plus mod of x minus y, this will be less or equal to 0। सही बात है। अब अच्छी बात यह है जैसे आपने ये किया तो आप नोटिस करेंगे log के अंदर जो आपका इनपुट है वो हमेशा 1 है 1 से बड़ा, क्योंकि 1 प्लस कोई पॉजिटिव चीज जोड़ रही है, ठीक है। तो ये जो आउटपुट है ये नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि लॉग के अंदर अगर इनपुट आपके पास 1 से बड़ा हो जाए, 1 1 से बड़ा हो जाए तो आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं। ध्यान रखिएगा बेस में कुछ नहीं दिया हुआ तो आपने एज्यूम करना है कि बेस में ई बैठा हो, ठीक है। मतलब ये जो चीज है आपस में को जीरो निकल के आए। इस गिवन इनइक्वालिटी से क्या समझाता है कि हमारे पास यही चीज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन लॉग वाली चीज कब जीरो होती है, जब जो उसका इनपुट है वो क्या हो जाए, 1 हो जाए। अब अगर इस इनपुट को दैट इज इस वाले पार्ट को आप जैसे ही 1 करेंगे आप देखेंगे कि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस y 0 हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू y हो जाएगा। मतलब जब fx इक्वल टू f ऑफ y है तो आपने शो कर दिया कि x इक्वल टू y पक्का निकल गया, सही। इससे शो होता है कि क्लियरली हमारा गिवन फंक्शन 1 1 निकल गया। अब खास बात क्या है कि हमारा फंक्शन 1 1 हो चुका है, सही। अब फंक्शन के 1 1 होने से हमें फायदा क्या है, फंक्शन के 1 1 होने से हमें यहाँ पे फायदा ये हो चुका कि फंक्शन पूरे रियल्स में 1 1 हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात फंक्शन पूरे के पूरे रियल्स के ऊपर आपके पास इस केस में ना सिर्फ कोऑर्डिनेट्स है बल्कि 1 1 भी है, और जो रियल नंबर है ना दैट इज जो डोमेन है इस केस में वो आपके पास एक इंटरवल, डोमेन जो है वो इंटरवल है। तो ध्यान सुनिएगा, अगर डोमेन इंटरवल हो जाए, ठीक है जी, इंटरवल के ऊपर फंक्शन कोऑर्डिनेट्स भी हो और 1 1 भी हो, तो फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। इसे ध्यान रखिएगा, ये चीज हमारे काम आने वाली है। कैसे, देखिए अब आप क्या कीजिए, आपको पता है कि आपकी जो इनइक्वालिटी है हर एक x y के लिए सच है, ठीक है। तो एक काम कीजिए, दोनों साइड y को 0 पुट कर दीजिए, बस। जैसे आप दोनों साइड y को 0 पुट करेंगे इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस मॉड x हो जाएगा, सही। और उधर क्या होगा, मॉड ऑफ fx माइनस f ऑफ 0। फिलहाल थोड़ी देर के लिए f ऑफ 0 को 0 मान लीजिए, फर्क कोई नहीं पड़ेगा, ये आप देख लेंगे कांस्टेंट ही आएगा जो भी आएगा। फिलहाल थोड़ी देर के लिए आप f ऑफ y को 0 मान लीजिए, तो होगा क्या, तो हमारे पास ये गिवन इक्वालिटी हमें क्या देगी, ये देगी कि मॉड ऑफ f ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। ये चीज हमारे पास मिल गया है, ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस, सही है। अच्छा, अब इस इनइक्वालिटी से हमें क्या पता है वो देखिए। इस इनइक्वालिटी से हमें पता लगता है कि हमारा जो फंक्शन है ना वो अनबाउंडेड है। कैसे, देखिए आप दोनों साइड x को इंफिनिटी टेंड करा दीजिए, तो आपको क्या पता लगेगा, as x tends to infinity 1 plus mod x also tends to infinity, ठीक है। तो log of infinity भी infinity जाता है, तो हमें यहाँ से ये पता लगेगा कि हमारे पास यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड x को इंफिनिटी टेंड करता हूँ तो ये वाला पार्ट इंफिनिटी जा रहा है, मतलब ये वाला पार्ट भी इंफिनिटी जा रहा है। मतलब क्लियर है कि लिमिट as x tends to infinity हमारा mod of fx इंफिनिटी जाएगा, मतलब fx जो है वो या तो आपके पास इंफिनिटी जाएगा या फिर माइनस इंफिनिटी जाएगा, सही। ठीक ना, अब आप दोनों साइड क्या कीजिए, x को माइनस इंफिनिटी टेंड करिए, उससे क्या होगा कि mod x पे इंफिनिटी जाएगा, ठीक। लॉग के अंदर इनपुट अगर इंफिनिटी जाता है
तो ये चीज इन्फिनिटी निकल जाती, मतलब फिर दोबारा हमारा मॉड ऑफ एफ इन्फिनिटी निकल गया। मतलब जब मैं बात करूंगा लिमिट x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी की, तभी हमारा मॉड ऑफ एफ वो इन्फिनिटी जाएगा। मतलब जो एफ है या तो इन्फिनिटी जाएगा या फिर माइनस इन्फिनिटी जाएगा। सही। अब इससे हमें क्या पता लगता है? हमें पता है कि हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब देखिए, तो ग्राफ पे चलते हैं, देखिए नाउ एज x टेंड्स टू इंफिनिटी हमारा f या तो इंफिनिटी जाएगा या माइनस इंफिनिटी जाएगा। मतलब हमारे फंक्शन का ग्राफ या तो ऐसे होगा या फिर नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, नाउ एज x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी f या तो इंफिनिटी जाएगा, मतलब या तो ऐसे जाएगा, या फिर हमारा फंक्शन माइनस इंफिनिटी जाएगा। सही। अब हमें पता है हमारे पहले वाले पार्ट से कि हमारा जो फंक्शन है ऑल रियल पे या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग जाएगा, मतलब या तो उसका ग्राफ ये हो रहा है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जाएगा, मतलब या तो ये। सही। लेकिन दोनों ही केस आप देखेंगे कि जब आप फंक्शन की रेंज देखें, परछाई लीजिए दोनों ग्राफ्स की, प्रोजेक्शन लीजिए दोनों ग्राफ्स की वाई एक्सिस पे, क्या निकल के आ रही है? ऑल रियल निकल के, जिससे आपको पता लगेगा कि रेंज ऑल रियल फंक्शन ऑन टू भी आता है। मतलब इस केस में आपके जब क्वेश्चन का सही जवाब है वो ऑप्शन ए निकल के आएगा एंड एक ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, ये पॉजिटिव कि क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कहता है p r स्क्वायर से r तक आपको फंक्शन दिया हो, कैसे? p ऑफ x y इज इक्वल टू x। इस फंक्शन को हम प्यार से प्रोजेक्शन एरर भी कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है कि आप इसके अंदर कोई भी ऑर्डर में डालें 1,2 तो आउटपुट निकाल देगा 1, 3,4 तो आउटपुट निकाल देगा 3, x, y का आउटपुट निकाल देगा x। ठीक है। अब वो कहता है कि इस फंक्शन को ध्यान से देखिए और पहला ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? a1 आपको एक सेट दिया हो, बहुत आसान सा सेट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे वो सारे के सारे x y r स्क्वायर हुए सच दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन 1। ठीक है। अब वो कहता है कि अब आप क्या कीजिए, a1 के ऊपर अपने p फंक्शन को लगा दीजिए। ठीक है जी। और फिर कहता है रेंज निकालिए, उस रेंज में से कोई एलिमेंट पिक कीजिए और चेक कीजिए क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपने क्या करना है, जो आपको सेट a1 दिया हुआ है इसको ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, चलो ड्रॉ कर ले। अगर आप a1 को ध्यान से देखेंगे, a1 आपके पास सिंपली जो चीज निकल के आने वाली है वो आपका स्क्वायर निकल के आएगी, ओपन सर्कल डिस्क निकल के आएगी। देखिए कैसे, तो ऐसे ये निकल के आएगी। ठीक है, मुद्दे की बात यहां पे ये वाला पॉइंट क्या निकल के आएगा, ये पॉइंट निकलेगा आपके पास 1,0, वो वाला क्या निकलेगा -1,0। अब हमें क्या करना है, इन भाई साहब को उस फंक्शन में डाल देना। वो फंक्शन क्या करता है, कोई भी इनपुट लो उसका x कोऑर्डिनेट आपको पकड़ा देता है। मतलब आपने क्या करना है, इस पूरे के पूरे रीजन की प्रोजेक्शन आपने x एक्सिस पे ले ली, वो आपकी रेंज निकल के आएगी जब आप अपने उस फंक्शन को अप्लाई करेंगे इस सेट के ऊपर। और अगर ध्यान से देख पा रहे हैं, इस पूरे के पूरे सेट की जो प्रोजेक्शन है x एक्सिस पे जो निकल के आएगी वो निकलेगी -1 से 1। मतलब इस केस में हमारे पास जो p ऑफ a1 निकल के आएगा वो निकल गया ओपन इंटरवल -2। ठीक है। अब आप क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए वो क्या कहता है, अब आप कोई गामा लीजिए इस सेट के अंदर। हमें पता है ये जो सेट है ये एक ओपन सेट है। ठीक है। अब आप इस ओपन सेट में से कोई भी एलिमेंट लेंगे वो इसका इंटीरियर पॉइंट निकल के आएगा। मतलब आप इसके अंदर कोई भी गामा लेंगे तो वो गामा एक नेबरहुड लेके इस सेट के अंदर बैठा होगा, राइट? देखो ये दिया होगा, for each gamma belongs to P of E1, there exists a positive real number epsilon such that gamma minus epsilon to gamma plus epsilon is a subset of P of E1। ओपन सेट की डेफिनेशन बस वो ये पूछ रहा है कि क्या कोई भी गामा आप जब यहां से लेंगे P of E1 से लेंगे तो क्या पक्का आपके पास वो
इस सेट का इंटीरियर पॉइंट करेगा तो आंसर है बिल्कुल हिल गया। ठीक है, सो वी पॉजिटिव होप ये क्लियर हो गया होगा कि ए ऑप्शन इस केस में बिल्कुल ठीक निकल गया। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ए ऑप्शन तो ठीक हो, बट अब आप अगर बी ऑप्शन लेते हो, बी में थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या है, बी में यहाँ पे इक्वलिटी दी, मतलब आपके पास ये सेट तो आ नहीं आएगा, बल्कि अब बाउंड्री इंक्लूड होती है। बाउंड्री इंक्लूड होने से क्या फर्क पड़ने वाला कि जब आप अपने उस फंक्शन को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो आउटपुट जो निकल के आएगा वो ये निकलेगा। ठीक है, और अब आपको पता है ये ऑपोजिट नहीं। अगर यहां से हम गामा 1 ले लें, 1 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं, तो 1 के कोरस्पॉन्डिंगली आपकी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं निकली है, मतलब बी ऑप्शन इस केस में गलत हो गया है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। सी ऑप्शन देखिए, सी ऑप्शन में आपको क्या कहता है, जो सेट दिया हुआ है वो है एक्स वाई आर स्क्वायर सच दैट एक्स इनटू वाई इक्वल टू 0, मतलब या तो x 0 या y 0। x 0 का क्या मतलब होता है, आपके पास पूरी पूरी y एक्सिस, y इक्वल टू 0 मतलब पूरी पूरी x एक्सिस, मतलब हमारे पास जो सेट A3 दिया हुआ सी ऑप्शन में वो हमारे पास पूरी पूरी y एक्सिस है और पूरी पूरी x एक्सिस है। जब आप इस पूरे की परछाई लेंगे x एक्सिस के ऊपर तो आप देखेंगे कि पूरी की पूरी x एक्सिस निकल के आएगी आपकी P ऑफ A3, मतलब सी ऑप्शन में P ऑफ A3 आपका निकल के आएगा माइनस इंफिनिटी से। एंड क्योंकि ये ओपन सेट है इस केस में आपकी ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक निकल के आएगी, मतलब इस केस में सी ऑप्शन बिल्कुल सही निकलेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। डी ऑप्शन देखिए, डी ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ एक्स वाई इक्वल टू 1, या तो अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो क्या निकल आएगा, ये और ये निकल आएगा रेक्टेंगल रेक्टेंगल। अब जब आप इसकी परछाई लेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर तो आपको क्या मिलेगी, वो मिलेगी आपको माइनस इंफिनिटी से 0 पर यूनियन ओपन 0 पे। अब क्लियरली ये भी ओपन है, यहां से भी अगर आप कोई भी गामा लेंगे तो आपकी ये पक्की बात है, प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करेगी, सही, जिससे आपका जो डी ऑप्शन है इस केस में बिल्कुल ठीक निकल गया है, मतलब इस क्वेश्चन के जो सही जवाब है वो ए सी एंड डी निकल गया है। वी पॉजिटिव हो, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में जिस क्वेश्चन को हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पार्ट सी में आया था, और पार्ट सी में आने की वजह से इसके एक या एक से ज्यादा ऑप्शंस भी ठीक हो सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर एक एक करके सभी ऑप्शंस को आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो एक क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो कहता है लेट x be a real number, which of the following statements are true? पहला ऑप्शन, there exists an integer n greater than or equal to 1 such that n square times sin of 1 by n is greater than or equal to x। क्या ये पहला ऑप्शन सही है? इस क्वेश्चन के पीछे का आइडिया क्या है? देखिए इस क्वेश्चन के पीछे का सिंपल एक आइडिया है, वो ये है कि आपको जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये सीक्वेंसेस दी हुई है, अगर तो ये इंफिनिटी को डाइवर्ज कर रही तब तो वो स्टेटमेंट सही हो जाएगी, और अगर वो इंफिनिटी को डाइवर्ज नहीं कर रही तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? वो ऐसा है कि वो क्या कह रहे हैं पहले ऑप्शन में, क्या ऐसा कोई इंटीजर है सच दैट n स्क्वायर इनटू sin ऑफ 1 बाय n, ये जो सीक्वेंस है आपके पास x से बड़ी या बराबर हो जाए। x क्या है? x आप कोई भी रियल नंबर, तो एट द एंड ऑफ द डे वो यही कहना चाहता है ना, क्या आपकी जो सीक्वेंस आपको दी हुई है क्या ये इंफिनिटी को जा रही है या कोई इसकी सब सीक्वेंस इंफिनिटी को जा रही है? हाँ, अगर है तो ये सही हो जाएगा। कैसे? आप देखिए, हम सब जानते हैं जब n स्क्वायर इनटू sin ऑफ 1 बाय n को आप अलग अलग करके लिखेंगे, कैसे? जरा बोलिए। सिंपल सी बात है नोटिस कीजिए। उसमें ये है कि अगर आप देखेंगे कि n स्क्वायर इनटू sin ऑफ 1 बाय n, आप एक n को नीचे ले आइए और उसको ऐसे लिख दीजिए। देखिए एक n अलग कर दीजिए, एक 1 बाय n को नीचे ले आइए, तो क्या हो जाएगा? sin ऑफ 1 बाय n हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा आपका? सिंपल 1 बाय n आ जाएगा। पक्का? नाउ एज n गोज टू इंफिनिटी 1 बाय n 0 हो जाएगा, sin 0 बाय 0 फॉर्म बन रही, इन भाई साहब की इंफिनिटी की लिमिट आएगी 1, सही। लेकिन ये एज n गोज टू इंफिनिटी हो जाएंगे,
जिससे हमें पता लग रहा है कि आप जो मर्जी रियल नंबर एक्स लिया है, जो मर्जी, हम एक ऐसे नेचुरल नंबर बता सकते हैं सच दैट n इंटू दिस दैट इज n स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 1 बाय n आपके द्वारा चूज करो किसी भी रियल नंबर x से बड़ा हो सकता है, क्योंकि ये भाई साहब इनफिनिटी को डाइवर्ज कर रहा है, जिससे हमें पता लगता है कि हमारी जो पहली स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक निकल के आएगी। मतलब इस केस में फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही निकल के आएगा। सही। अब हम आगे चलते हैं और सेकंड ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। अगर आप सेकंड ऑप्शन को ध्यान से देख पा रहे हैं तो सेकंड ऑप्शन में ले देखिए आपके पास सिर्फ एक सिंपल सी चीज है। अगर ध्यान से देखेंगे उसमें वो ये कह रहा है कि आपके पास यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो है n इंटू कॉस ऑफ 1 बाय। सही। अब n इंटू कॉस ऑफ 1 बाय की अगर मैं बात करूं तो आप ये देखिए कि आपके पास एज n गोस टू इंफिनिटी 1 बाय जाता है 0 के पास। सही। cos 0 जाता है 1 के पास, लेकिन n जाता है इंफिनिटी के पास। मतलब n इंटू कॉस ऑफ 1 बाय एज n गोस टू इंफिनिटी आपके पास जाएगा इंफिनिटी के पास, जिससे आप कोई भी रियल नंबर x लें, एक स्टेज के बाद हम अपनी सीक्वेंस को किसी भी रियल नंबर से बड़ा करने की क्षमता रखते हैं, जिसकी वजह से हमारा इस केस में जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज बी ऑप्शन, वो भी इस केस में बिल्कुल ठीक निकल गया है। सही। चलिए, तो सेकंड ऑप्शन भी इस केस में बिल्कुल सही आ गया। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अब आप सी ऑप्शन देखिए। सी ऑप्शन में थोड़ा सा काम उल्टा है। कैसे आप नोटिस करेंगे? सी ऑप्शन अगर ध्यान से देख पा रहे हैं तो उसमें वो क्या कह रहा है n इंटू e की पावर माइनस n। आप क्या कीजिए e की पावर माइनस n को नीचे ले आइए। कैसे? देखिए कुछ ऐसे, ऊपर n रखिए और नीचे क्या कर दीजिए e की पावर n। अब हम जानते हैं इस बात को एज n गोस टू इंफिनिटी ये जो चीज है ये 0 को अप्रोच करती है। सही। नाउ अब अगर मैं x को 10 डाल दूं, 100 डाल दूं, 1000 डाल दूं, तो बात पक्की है एज n गोस टू इंफिनिटी ये जो चीज है क्योंकि 0 के पास जा रही है। सही है। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी हमारे पास ज्यादा बड़ी निकल के नहीं है। आप मैक्सिमम मिनिमम से ट्राई कर सकते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि जनाब क्योंकि ये जो सीक्वेंस है एज n गोस टू इंफिनिटी हमारे पास 0 को अप्रोच करने वाली है, तो पक्की बात है मैं अपने x को एक बहुत बड़ा रियल नंबर ले सकता हूँ, जिससे हमारी जो सी स्टेटमेंट है थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। मतलब सी ऑप्शन ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। डी ऑप्शन में क्या कहता है? वो ये कहता है कि आपको उसने ऊपर दिया है, यहाँ दिया है n इंटू लॉग n की पावर माइनस 1, मतलब ऊपर रखा हुआ है n और नीचे रखा हुआ है log n। सही बात। अब हम जानते हैं एज n गोस टू इंफिनिटी ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। सही। आप इसके ऊपर सिंपली लॉपिटा लगाइए, आपको दिखेगा एज n गोस टू इंफिनिटी ये जो पूरी चीज है ये आपके पास इंफिनिटी को डाइवर्स करता है, जिससे हमें पता लगता है ये जनाब भी आपके पास आपकी वही कंडीशंस जो a और b में सेटिस्फाई हो रही थी वो इस केस में भी सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि ये सीक्वेंस हमारे पास इंफिनिटी को डाइवर्स कर रही है। तो आप कोई भी रियल नंबर x लेंगे, हम एक ऐसा नेचुरल नंबर n आपको बता सकेंगे जिससे ये जो भाई साहब है आपके द्वारा चूजन उस रियल नंबर x से बड़े या बराबर निकल गया है, जिससे हमें पता लगता है कि इस केस में आपका जो चौथा ऑप्शन है वो भी बिल्कुल ठीक निकल गया है। सही। मतलब इस क्वेश्चन के जो सही जवाब है वो फर्स्ट मतलब ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन हो जाएगा। ये पॉसिबल हो, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं ये क्वेश्चन आप ही के एग्जाम में पार्ट सी में आया था। तो चलिए एक एक करके इसके सभी ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात क्वेश्चन क्या है, कह रहा है आपको एक फंक्शन दिया हुआ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। ठीक है। मतलब इनपुट भी ऑर्डर पेयर है, आउटपुट भी ऑर्डर पेयर, और हमसे पूछा जा रहा है कि जो गिवन फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, डिफरेंशिएबल एंड पार्शियली डेरिवेटिव्स इसकी यूज करते हैं नहीं करते कि हमसे पूछा जा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है अगर आप एक सिंपल सी बात समझें, और वो ये है सबसे पहली बात कि अगर फंक्शन आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जा रहा है मतलब फंक्शन दो अलग अलग फंक्शंस पे डिपेंडेंट है, तब इसको करने का तरीका क्या होता है? अगर आपके ये दोनों फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस हो जाए तो आपका फंक्शन एफ कॉन्टिन्यूअस हो जाए। अगर ये दोनों डिफरेंशिएबल हो जाए तो आपका गिवन फंक्शन एफ डिफरेंशिएबल हो जाता है।
अगर इन दोनों के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए तो आपका फंक्शन जो f है उसकी भी पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए, और अगर ये दोनों के दोनों यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाए देन आल्सो आपका फंक्शन है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो जाए। अब सिंपल सी बात है कि हमारा फोकस कहां है? हमारा फोकस है इस पहले वाले फंक्शन में कि दोनों फंक्शन एक जैसे ही। तो पहला फंक्शन अगर ध्यान से देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा दिया है, f(x) इज इक्वल टू ax प्लस by एंड प्लस c। सही, एक लीनियर फंक्शन जैसा है, ठीक है। जैसे मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि केवल बच्चे से लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझ लेते हैं, मैं लीनियर फंक्शन ध्यान रखिए, मतलब मैक्सिमम डिग्री वाले दोनों, ठीक है। अब हम बात जानते हैं कि हमारे जो पॉलीनोमियल फंक्शंस होते हैं वो हमेशा कॉर्डिनेट्स होते हैं। तो ये फंक्शन आपका कॉर्डिनेट्स में है, हमारे पॉलीनोमियल फंक्शंस हमेशा डिफरेंशिएबल होते हैं, तो डिफरेंशिएबल में निकल गया है। एंड हमारे जो पॉलीनोमियल फंक्शन होते हैं उनके सभी ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके लिए मतलब एक बात तो क्लियर है कि इस केस में आपका पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन तो सही है। सारा फोकस हमारा बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन में पूछ रहा है यूनिफॉर्म क्वांटिटी। यूनिफॉर्म क्वांटिटी में एक सिंपल सा काम आपको करना है, इन भाई साहब का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव देखिए, बाउंडेड आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव आपके पास कांस्टेंट नंबर ए निकल गया बाउंडेड। सिमिलरली क्या रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव बाउंडेड आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या है स्मॉल बी, एक कांस्टेंट निकल गया, बी कांस्टेंट एक रियल नंबर निकल गया, फिक्स्ड, हेंस वो भी बाउंडेड। अगर दोनों के दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स बाउंडेड है एंड फंक्शन आपका कॉर्डिनेट्स है, तब हम ये कहते हैं कि हमारा फंक्शन है आपके पास इस केस में पूरे डोमेन आर स्क्वायर पे यूनिफॉर्मली कॉर्डिनेट्स निकल गया है। मतलब ये फंक्शन आपके पास पूरे आर स्क्वायर पूरे आर स्क्वायर पे यूनिफॉर्मली कॉर्डिनेट्स निकल गया है। मतलब पहला पार्ट भी यूनिफॉर्मली कॉर्डिनेट्स, दूसरा पार्ट भी यूनिफॉर्मली कॉर्डिनेट्स, हेंस आपका गिवन फंक्शन कैपिटल एफ भी आपके पास यूनिफॉर्मली कॉर्डिनेट्स निकल गया है। जिससे हमें पता लगता है कि हमारे इस क्वेश्चन के चारों के चार ऑप्शंस ठीक हो जाएंगे। वी पॉजिटिव हो कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा जा रहा है वो क्वेश्चन भी आपके पास यूजीसी नेट दिसंबर 2023 में आया था, पार्ट सी में आया था। तो इस क्वेश्चन के एक या एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ, एक फंक्शन दिया है स्मॉल एफ, कैसा है वो, डिफरेंशिएबल भी है और सर्जेक्टिव, दैट इज ऑन टू, कहां से कहां, ओपन जीरो से ओपन जीरो तक, और फिर उसको यूज करके एक नया फंक्शन बनाया गया है कैपिटल एफ, कहां से कहां, ओपन जीरो क्रॉस ओपन जीरो से ओपन जीरो क्रॉस ओपन जीरो तक, मतलब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर तक ही है फंक्शन, बस आर स्क्वायर के सबसेट से आर स्क्वायर के उसी सबसेट तक फंक्शन किया, ठीक है। और कैसे, कैपिटल एफ एक्स वाई इज इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स कॉमा स्मॉल एफ वाई। मतलब पहला जो फंक्शन है वो केवल एक्स पे डिपेंड कर रहा है और दूसरा केवल वाई पे, इसे ध्यान रखें, ठीक है। और क्या दिया, एफ डैश एक्स इज नॉन जीरो फॉर एवरी एक्स इन ओपन इंटरवल जीरो। तो पूछता है कि देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ठीक है। अब आप नोटिस करेंगे यहाँ पे कि एक पार्ट तो सीधा सीधा यहाँ पे गलत देख रहे हैं, वो कैसे, देखिए अगर हमारा फंक्शन स्मॉल एफ जो है डिफरेंशिएबल है, सर्जेक्टिव है, डेरिवेटिव नॉन जीरो उसका, तो जरूरी थोड़ी है कि फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग ही हो, फंक्शन डिक्रीजिंग भी तो हो सकता है। तो अगर हम अपने फंक्शन स्मॉल एफ को, अगर हम अपने फंक्शन स्मॉल एफ को ले लें 1 माइनस एक्स, कहाँ कहाँ, ओपन जीरो से ओपन जीरो तक, तो ये जो फंक्शन है ये आपका डिफरेंशिएबल भी आएगा, सर्जेक्टिव भी आएगा यहाँ से यहाँ तक, एंड इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस वन जो कि नॉन जीरो भी आएगा फॉर ऑल एक्स इन ओपन इंटरवल जीरो। बट क्या ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, बिल्कुल भी। आप जब इसका डेरिवेटिव करेंगे माइनस वन आएगा, ये फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा, मतलब इस केस में बी ऑप्शन तो गलत है। अब माइनस वन, अगले जो ऑप्शन हैं स्पेशली ए और डी, ये दोनों के दोनों इनवर्स फंक्शन थ्योरम से निकल के आएंगे। आप क्या कीजिए, आप अपने फंक्शन एफ का टोटल डेरिवेटिव निकाल लीजिए, या ये डेरिवेटिव मैट्रिक्स निकाल लीजिए, या फिर डेरिवेटिव एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकाल लीजिए। वो क्या निकल के आता है, उसे हम कहते हैं डी ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स टू
ये चीज आपका निकल के आएगी सिंपल सिंपल। यहाँ पे आप क्या करते हैं, जो पहला फंक्शन है इसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन पहले फंक्शन में y का तो कोई पार्ट ही नहीं, तो यहाँ पे सीधा आपका साथ देगा एफ एक्स। एंड इसी को जब आप रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0। सही। सेकंड वाले फंक्शन को रिस्पेक्ट टू x करेंगे क्योंकि इसमें कोई x का पार्ट ही नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा 0। एंड रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास एफ डैश। सही। और क्लियरली जब आप देखेंगे कि इसका जब आप डिटरमिनेंट निकालेंगे तो आपका स्कैन करके आएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू इस। और हमें पता है ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, तो प्रोडक्ट भी नॉन जीरो। जिससे हमें पता लगता है कि हमारा ये जो मैट्रिक्स है इसके डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो ये इन्वर्टिबल निकल के आएगा। ये इन्वर्टिबल निकल के आएगा तो हमारा डी ऑप्शन जो है इस केस में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एंड बाय इनवर्स फंक्शन थ्योरम हमारा ए ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। सही। लेकिन व्हाट अबाउट सी ऑप्शन? सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, पहले उसका ध्यान से पढ़ें। सी ऑप्शन में कुछ बात ज्यादा ही खास, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि सी ऑप्शन में वो आपसे कहीं ना कहीं फंक्शन के ऑन टू होने की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं वो कह रहा है कि आप चेक कीजिए कि फंक्शन की ऑन टू नेस पे कमेंट कीजिए। और ऑन टू नेस पे कमेंट उसने बड़े तरीके से करवाया, देखते हैं क्या कहता है। वो कहता है फॉर एवरी x डैश y डैश in open 01 cross open 0 in the code there exists a unique x comma y here such that f(x, y) is equal to x dash y dash। अब अगर आप इस चीज को ठीक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल सा काम करना पड़ेगा। वो क्या है, सिर्फ आप ये देखिए कि आपके पास ये जो गिवन फंक्शन स्मॉल f है वो कैसा दिया है। हमें पता है हमारा फंक्शन जो स्मॉल f है वो हमें ऑन टू दिया। देखिए सब्जेक्टिव ऑन टू, तो आप खुद देखिए, आपको पता है कि हमारा फंक्शन स्मॉल f ऑन टू, तो उससे हमारा सी ऑप्शन को ठीक निकल गया है। तो सी ऑप्शन क्या कह रहा है वो देखिए। सी ऑप्शन कहता है कि आपका जो फंक्शन कैपिटल f है वो कहां से कहा जा रहा है, ए यहां से यहां। सही। दैट इज अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये पार्ट तो कुछ ऐसा समझे, ठीक है, और ये पार्ट कुछ सेम निकल के आएगा। ठीक है जी, ये जो आपके पार्ट्स हो जाएंगे ये 1 कॉमन हो जाएगा, ये भी 1 कॉमन हो जाएगा। ठीक है, ऑफ कोर्स ये बिलोंग नहीं करेंगे ना डोमेन को ना कोडोमेन को, लेकिन जस्ट फॉर द आइडिया ही ड्रॉप किया। अब आपको देखिए यहां से आप कोई भी पॉइंट लीजिए, कोई भी मान लिया आपने यहाँ कोई पॉइंट ले लिया, जैसे सुन लीजिए हमने लिया x डैश कॉमा y डैश। ठीक है, अब जो x डैश है ये तो यहाँ की लाइन करेंगे, सही, और y डैश जो है वो यहाँ की लाइन करेंगे। अब हमें पता है सिंपल सी बात कि हमारा जो फंक्शन स्मॉल f है वो पक्की बातें और नहीं होगी, तो हमें 0 to 1 के बीच में यहाँ कोई ना कोई ऐसा x पक्का मिलेगा जिस स्मॉल x की जो इमेज निकल के आएगी वो x डैश निकल के आएगी, दैट इज f ऑफ x जो निकल के आएगा x डैश निकल के आएगा। एंड यहाँ पे कोई ना कोई हमें ऐसा y पक्का मिलेगा सच दैट उसकी जो इमेज है वो y डैश निकल के आएगी, दैट इज जो f ऑफ स्मॉल y है वो y डैश निकल के आएगा। अब ध्यान से देखिए आपकी सी स्टेटमेंट यहाँ पे सच हो चुकी है क्योंकि हमने x डैश y डैश कहाँ से लिए, ओपन 0 क्रॉस ओपन 0 से। ठीक है, तो हमें एक यूनिक नंबर मिला x नंबर, कैसे मिला देखिए, ये x नंबर ये यहाँ पे कहीं मिला, ये पॉइंट है आपका स्मॉल x स्मॉल। ठीक है, यहाँ पे मिला हमारे को ओपन 0 क्रॉस ओपन 0 सच दैट f ऑफ x y क्या निकल के आएगा, f ऑफ x y हमारे पास निकल के आएगा बाय डेफिनेशन अगर मैं चाहूँ तो निकलेगा f x f of स्मॉल f स्मॉल f of y। लेकिन व्हाट इज f x, ये हमारे पास निकलेगा x डैश, एंड व्हाट इज f of y, जिससे हमारा सी ऑप्शन इसमें ठीक हो जाए। मतलब इस क्वेश्चन के जो सही जवाब निकल के आएंगे वो आपका निकल के आएंगे ए सी एंड डी। क्या वी पॉजिटिव होप कि क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को मिलकर जरा डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा जा रहा है ये क्वेश्चन आपके उस एग्जाम में पार्ट सी में आया था, मतलब इसके
एक या एक से ज़्यादा ऑप्शंस भी ठीक हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इस क्वेश्चन के हर सॉल्यूशन को, हर ऑप्शन को अच्छे से डिस्कस करते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, वो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सच स्टेटमेंट कौन सी? एक एक करके देखते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि आपका फंक्शन दिया हुआ है r से r तक। कैसे डिफाइन है? जब x नॉन जीरो है तब उसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इनटू साइन ऑफ 1x एंड 0 पे 0। वो कह रहा है कि इस फंक्शन की 0 के ऊपर रीमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, मतलब 0 के ऊपर इस फंक्शन की राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर रही और बराबर है, बट फिर भी ये फंक्शन 0 पे डिसकॉर्डियस। पहला ऑप्शन हमें ये क्या है? अनफॉर्चुनेटली ये ऑप्शन ठीक नहीं है। क्यों? अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इस फंक्शन की 0 के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट लीजिए। जी हाँ, मतलब पहले ऑप्शन में आप क्या कीजिए, ये निकालिए लिमिट x गोज टू 0 माइनस ऑफ x, ये निकालिए। ऑलराइट, तो आप देखेंगे कि आपका जो फंक्शन है 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे वो कौन आएगा? वो ये वाला पार्टिकल क्या आएगा? कौन? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इनटू साइन ऑफ 1x। लेकिन हम जानते हैं जब आप 0 से जस्ट थोड़ा सा पहले कोई नंबर डालना शुरू करते हैं, मतलब जब आपका x -1 से 0 के बीच में, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपके पास -1 निकल के आता है। सही? अब उससे फर्क क्या पड़ेगा? उससे फर्क ये पड़ेगा कि आपके पास जो आपका फंक्शन है उसकी शक्ल 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ ऐसी हो जाएगी। देखिए ये क्या हो जाएगा? -1 इंटू दिस, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ साइन 1x। ये हो जाएगा एंड लिमिट x गोज टू 0 माइनस। अब हम जानते हैं ये जो पार्ट आपको दिया हुआ साइन ऑफ 1x, इसकी तो 0 के ऊपर राइट हैंड या लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड से भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो गिवन फंक्शन है, इस फंक्शन की 0 के लेफ्ट हैंड साइड से लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो 0 के ऊपर इस फंक्शन की रीमूवेबल डिसकंटिन्यूटी आ ही नहीं सकती, जिससे हमारा पहला ऑप्शन इस केस में गलत हो जाएगा। सही है? वी पॉजिटिवली होप कि ये ऑप्शन आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। देखिए आखिरी ऑप्शन को डिस्कस करने के लिए बड़ा ही आसान सा ऑप्शन है आपके पास, ठीक है? उसमें आपने क्या करना है? सिंपल सा काम करना है। एक सिंपल सी चीज देखिए, आपने क्या करना है, अपने बी ऑप्शन के लिए सब जितना भी आपने काम किया सारा का सारा, ठीक है, उसमें आपने साइन के अंदर log x डालना। सही? अब साइन के अंदर log x डालने से देखिए नुकसान क्या होगा, फायदा क्या होगा। देखिए नुकसान फायदा कुछ नहीं, बल्कि हमारे लिए क्वेश्चन बहुत आसान होगा। अब जरा हम उसको डिस्कस करें। देखिए सबसे पहली बात, बी ऑप्शन में हमें क्या कह रहा है? कहता है कि इस फंक्शन की जो 0 के ऊपर क्या करें, द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस हैज अ डिसकंटिन्यूटी एट 0 व्हिच इज नॉट रिमूवेबल, व्हिच इज नॉट रिमूवेबल। रिमूवेबल नहीं है, मतलब 0 के ऊपर जब आप लिमिट निकालेंगे तो आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। वो ये कह रहा है। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। क्यों? नोटिस कीजिए, जैसे जैसे आप इस फंक्शन को देखेंगे एंड इस फंक्शन की 0 के ऊपर लिमिट लेंगे, और नोटिस कीजिएगा 0 के ऊपर जब आप लिमिट लेंगे इस केस में, डोमेन देखिए, डोमेन में आपके पास 0 और पॉजिटिव रियल्स ही हैं। तो अगर मुझे 0 के ऊपर इस फंक्शन की लिमिट डिस्कस करनी है तो मैं सिर्फ 0 के ऊपर राइट हैंड साइड से ही आपके साथ इस फंक्शन की लिमिट डिस्कस कर सकता हूं। ध्यान रखिए, तो जरा लिमिट देखते हैं क्या बनेगी। लिमिट x गोज टू 0 प्लस ऑफ विच फंक्शन? दिस फंक्शन। ठीक है, तो जैसे आप इस फंक्शन में 0 के राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो आप देखेंगे जो फंक्शन का नाम है वो इस केस में निकल के आएगा साइन ऑफ log x। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात। अब देखिए साइन ऑफ log x आपके पास निकल के आया है, इसके अंदर क्या हो रहा है? एज x गोज टू 0 प्लस, जो log भाई साहब है ये आपके पास माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करते हैं। सही? अब साइन के अंदर अगर कोई ऐसी चीज है
जो माइनस इन्फिनिटी में जा रही है, तो साइन 1 और -1 के बीच में ऑसिलेट करता रहेगा, किसी नंबर को अप्रोच नहीं करेगा, जिसे हमें पता लगता है कि ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम क्या कहेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट, जिससे हमें पता लगेगा कि इस फंक्शन की 0 के ऊपर रीमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी हो ही नहीं सकती। रीमूवेबल होने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। इस केस में 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, मतलब इस केस में बी ऑप्शन सही कह रहा है। बी ऑप्शन इस केस में बिल्कुल ठीक नहीं कह रहा है। ठीक है जी। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं और अपने अगले ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक, अब मुद्दे की बात करते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपके पास इस केस में ऑप्शन नंबर सी आपको क्या कह रहा है, वो आपको कह रहा है कि आप क्या कीजिए, फंक्शन लीजिए जब x 0 से छोटा है e की पावर 1/x, और जब x 0 से बड़ा या बराबर है तब फंक्शन है e की पावर 1/x + 1। और वो ये कह रहा है कि इस फंक्शन की जब डिस्कंटिन्यूटी है 0 के ऊपर, मतलब 0 पे राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, 0 के ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन दोनों बराबर भी कर रहे हैं। देख लेते हैं। देखिए, जैसे जैसे आप इस फंक्शन में 0 को जरा लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कीजिए, मतलब आपको क्या करना है, अब अपना फंक्शन लीजिए, ठीक है। आप जैसे अपना फंक्शन लेंगे आपको ये दिखेगा कि आप अपने फंक्शन में जैसे जैसे 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे, देखिए क्या बनता है। इस केस में हमारे पास क्या आएगा, लिमिट x गोज टू 0 माइनस ऑफ fx। 0 के लेफ्ट हैंड साइड से जब आप fx को अप्रोच करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन का नाम क्या है, 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे फंक्शन का नाम है e की पावर 1/x। सही है, आइए बात करते हैं। फिर आएगा e की पावर 1/x, ठीक है। अब आप देखिए, जैसे जैसे x 0 के पास जाता है लेफ्ट हैंड साइड से, वैसे वैसे 1/x भाई साहब जाते हैं माइनस इन्फिनिटी के पास, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी जाती है 0 के पास, तो ये लिमिट इस केस में निकल जाएगी 0। सही। बट जब आप दूसरे वाले पार्ट को देखेंगे, उसका नाम है e की पावर 1/x + 1। तो जब आप 0 पे राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, देखिए क्या निकल के आता है, लिमिट x गोज टू 0 अब आप अपने फंक्शन देखिए, फंक्शन का नाम है e की पावर 1/x + 1। ले आइए e की पावर 1/x + 1। देखिए जैसे जैसे x 0 के पास जाएगा, ये जो भाई साहब है 1 के पास जाएगा, और ये पूरी लिमिट आपके पास निकल जाएगी e के पास। मतलब इस फंक्शन की 0 के ऊपर राइट हैंड साइड से लिमिट e निकल के आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड से 0 निकल के आ रही है, जिसे हम कहेंगे क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, तो इस गिवन फंक्शन की आपके पास 0 के ऊपर जब डिस्कंटिन्यूटी निकल के आ रही है। मतलब इस केस में आपके पास जो सी ऑप्शन है वो भी बिल्कुल ठीक निकल के आया है। सही। अब हम आगे बढ़ते हैं। डी ऑप्शन को क्या कह रहे हैं, एफ एंड जी आपको दो फंक्शंस दिए, दोनों की डोमेन है क्लोज इंटरवल 0, ठीक है, और दोनों के दोनों फंक्शंस आपको दिए हुए फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, ठीक है। तो कहता है कि द प्रोडक्ट f into g has at most countably many discontinuities। ये बिल्कुल ठीक है, इसे समझिए। तो हम जानते हैं कि अगर हमारा फंक्शन f किसी क्लोज इंटरवल a b पे, जैसे इस केस में क्लोज इंटरवल 0, किसी क्लोज इंटरवल a b पे अगर हमारा फंक्शन f फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन है ना, तो उसकी जो डिस्कंटिन्यूटीज है वो एटमोस्ट काउंटेबल मैंने ही निकल के आती है। ये आप अपने फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन के चैप्टर में अच्छे से पढ़ें, ठीक है जी। अगर आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके हमसे इस बात को डिस्कस कर सकते हैं। अब यहाँ से समझिएगा, f फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है, तो f के पास भी आपके पास एटमोस्ट काउंटेबली मेनी डिस्कंटिन्यूटीज निकल के आएंगे। g भी आपके पास एक फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है, तो g के पास भी आपके पास काउंटेबली मेनी डिस्कंटिन्यूटीज ही निकल के आएंगे। इसलिए उनके प्रोडक्ट के पास f into g के पास भी एटमोस्ट काउंटेबली मेनी डिस्कंटिन्यूटीज निकल के आएंगी, जिससे आपका इस केस में जो डी ऑप्शन है वो भी बिल्कुल ठीक निकल के आएगा। मतलब इस क्वेश्चन के सही जवाब बी, सी एंड डी ऑप्शंस हो जाएंगे। ये पॉजिटिव हो कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा जा रहा है, ये क्वेश्चन भी आपके दिसंबर 2023 के पेपर में आया था, पार्ट सी में आया था, और रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है।
तो इसके 4 में से एक या एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक हो सकते हैं, तो एक एक करके सभी ऑप्शन को डिस्कस करें। देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस दी हुई, डोमेन आपका क्लोज इंटरवल 0 1 दी हुई, और कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि जरा डिस्कस कीजिए इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड पॉइंटलेस कन्वर्जेंस। देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके। पहला तरीका जैसे हम यूजुअली करते ही हैं कि आप इसका लिमिट फंक्शन निकाल लीजिए, फिर एमएन टेस्ट लगा लीजिए और फिर अपनी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को डिस्कस कर लीजिए। लेकिन इस केस में ये तरीका काफी लंबा जाएगा, शायद हो भी ना कहीं उसमें, तो इसकी कोई ना कोई ट्रिक होनी चाहिए जो कि है, जी हाँ, इस क्वेश्चन का मेथड 2 एक ट्रिक, और ट्रिक का जो नाम है वो है हमारी दीनीज थ्योरम। जी हाँ, सही सुना आपने, दीनीज थ्योरम। अब दीनीज थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपके पास एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है जिसकी डोमेन एक कॉम्प्लेक्स है क्लोज इंटरवल ए बी, सच दैट आपके पास ये जितने भी एफएन दिए हैं ये सभी के सभी कॉन्टिन्यूअस एंड मोनोटोनिक सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। फंक्शन मोनोटोनिक नहीं चाहिए, सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस मोनोटोनिक चाहिए। मतलब आपके पास या तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस बढ़ती चली जाए या घटती चली जाए, दैट इज या तो आपके पास f(1) f(2) से बड़ा है बराबर हो, f(2) f(3) से बड़ा है बराबर हो, एंड सो ऑन, या फिर इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाए कि f(1) f(2) से छोटा है बराबर हो, f(2) f(3) से छोटा है बराबर हो, एंड सो। ये चीज जो आपके जो लिमिट फंक्शन है वो भी आपका कॉन्टिन्यूअस। देन आपकी जीनिस में ये कहती है कि आपकी जो कन्वर्जेंस निकल के आएगी इस केस में, दैट इज ये जो f मैंने लिखा है ये fn सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का लिमिट फंक्शन है, ठीक है। तो अगली कोऑर्डिनेट्स निकल के आता है fn कॉन्टिन्यूअस है एंड मोनोटोनिक है। देन जो आपका जो fn सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है वो f के ऊपर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है। इस रिजल्ट के जरिए हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो चलिए शुरू। सबसे पहली बात अगर आप देखेंगे कि क्लोज इंटरवल 0 1 में आपके पास ये जो गिवन सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है इसका लिमिट फंक्शन क्या निकलेगा। देखिए जैसे आप x को 0 पुट करते हैं, देखिए यहां पर कीजिए 0 तो 1 + 0/2 1/2 हो जाएगा, लॉग के अंदर हाफ आ जाएगा। लेकिन बाहर देखिए जैसे आप यहां 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 इनटू सम कांस्टेंट 0 हो जाता है, मतलब 0 के ऊपर तो लिमिट फंक्शन आपका 0 हो गया। नेक्स्ट जैसे आप x को 1 पुट करेंगे यहां तो यहां हो जाएगा 1 + 1/2, बोले तो 2/2, बोले तो 1, log 1 क्या होता है 0, मतलब ये चीज 0 हो जाएगी 1 के ऊपर, और वहां पे x की जो मर्जी पावर कर लीजिए प्रोडक्ट 0 निकल के आएगा। मतलब इस केस में जो लिमिट फंक्शन है वो 1 पे 0 वैल्यू निकलेगी, सही। अब 0 और 1 के बीच में आप कोई भी वैल्यू निकाल लीजिए, ओके। यहां रखेंगे तो एक कांस्टेंट चीज निकलेगी, n तो है नहीं, n तो बाहर। यहां रखेंगे x की जगह 0 to 1 के बीच में कुछ भी रखिए, हाफ रख लीजिए, हाफ रखिए, पावर n है, n गोज़ टू इंफिनिटी कीजिए 0 हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। हेंस 0 to 1 के बीच में आप इसको कुछ भी रखेंगे, लिमिट लेंगे तो लिमिट 0 निकल के आएगी, शोइंग दैट इस केस में जो लिमिट फंक्शन है 0 आ रहा है। हेंस जो कन्वर्जेंस है पॉइंट वाइज तो है ही, मतलब इस केस में ए ऑप्शन तो ठीक निकल के आएगा, तो इजी हो गया। अच्छी बात यह है कि हमें पता है कि लिमिट फंक्शन 0 होगा, दैट इज हमारे पास इस केस में जो लिमिट फंक्शन है वो कॉर्डिनेट्स निकल के आ रहा है जो कि 0 फंक्शन। ऑलराइट, मुद्दे की अब आप देखिए कि दीनीज थ्योरम की ये बाकी कंडीशन भी होल्ड करती है। एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या निकलेगा, x into log of 1 plus root x/2। अब log of 1 plus root x/2 गिवन डोमेन में कोऑर्डिनेट्स है, x भी कोऑर्डिनेट्स है तो प्रोडक्ट भी कोऑर्डिनेट्स आएगा। सेम x स्क्वायर into log of 1 plus root x/2 कोऑर्डिनेट्स आएगा, एंड हेंस सारे के सारे जो एफएन है कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। एक बात। दूसरी बात ध्यान से देखिए, x जब 0 to 1 के बीच में है तो हमें पता है जो अगर x आपका 0 to 1 के बीच में होगा, ठीक है, if x belongs to close interval 0 तो हमें पता है x स्क्वायर से बड़ा होता है, x स्क्वायर x क्यूब से बड़ा होता है, एंड सो ऑन, दैट इज x की पावर n आपके पास x की पावर n + 1 से बड़ा है बराबर है।
सही है ये बात तो। लेकिन वो जो दूसरा फंक्शन है ना, इसके ऊपर n नहीं है, लेकिन बड़ा प्यारा फंक्शन। ध्यान से देखिए, 1 प्लस रूट एक्स बाई 2 अपने आप में बढ़िया एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, लॉग भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो ये वाला पार्ट इंक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन x को आप जब 0 डालेंगे अंदर हाफ बनेगा, लॉग हाफ नेगेटिव होता है, ठीक है, 0 to 1 के बीच में, ठीक है, 1 ना डालिए, 0 to 1 के बीच में यहाँ पे x का कुछ भी डालिए, 1 प्लस रूट एक्स बाई 2 आपके पास पक्का 1 से छोटा है, जिससे लॉग सब नेगेटिव है, ठीक है जी। मतलब ये जो पूरा पार्ट आपको दिया हुआ है 0 to 1 के बीच में 1 तो 0 हो जाएगा, लेकिन 0 to 1 के बीच में log 1 प्लस रूट एक्स बाई 2 एक इंक्रीजिंग एंड नेगेटिव फंक्शन निकलता है, जिसका फायदा हमें क्या है कि आप जैसे ही दोनों साइड log ऑफ 1 प्लस रूट एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनफिनिटी रिवर्स हो जाएगा। बोले तो x की पावर n इनटू log ऑफ 1 प्लस रूट एक्स बाई 2 इज लेस और इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 टाइम्स log ऑफ 1 प्लस रूट एक्स, शोइंग दैट कि हमारी जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस fn है वो एक्चुअली में आपके पास एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है। मतलब हमारी डिरिचलेट की ये कंडीशन भी फुल है, शोइंग दैट इस केस में जो कन्वर्जेंस निकलती आएगी पक्का यूनिफॉर्म होगी। दैट इज हमारे पास ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस जीरो फंक्शन पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेंगे क्लोज्ड इंटरवल जीरो के ऊपर। हेंस आपका जो बी ऑप्शन है वो इस केस में बिल्कुल ठीक है, लेकिन बाकी ऑप्शन गलत है। चेक कीजिए कैसे। बी ऑप्शन कहता है कि fn कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन कॉम्प्लेक्स सबसेट्स ऑफ दिस सेट बट नॉट ऑन दिस सेट। ये तो गलत हो गई, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल 0 1 पे जब कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म आ रही है तो उसके हर सबसेट में भी आती है। हेंस बी ऑप्शन इस केस में आपका गलत निकलेगा, ठीक है। सी ऑप्शन देखिए, सी कहता है कि fn कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन दिस इंटरवल बट नॉट ऑन दिस। ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि डी सही है तो सी अपने आप आपके पास गलत हो जाएगा, तो सी इस केस में गलत हो जाएगा। मतलब इस इक्वेशन के जो सही जवाब है वो ए एंड डी ऑप्शन निकल गया। वी पॉजिटिव होगा कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ रहा है। अब हम इसको ये खत्म करते हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा गया है उसमें हमें क्या कहा गया है, हमें कलेक्शन दी है सबसेट्स की। an be a collection of non-empty subsets of integers so that an और an अगर दो अलग अलग सेट्स हैं तो उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ये दिया। तो कहते हैं जी z जो है वो इन सब की यूनियन में लिखा जा चुका। अब आप ये बताइए कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो हमेशा सच निकल के आएगा। अब इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कि जल्दी से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए, एंड दूसरा तरीका थोड़ा सा रह के भी सीखिए। हम दोनों पार्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे आपका सी ऑप्शन आपके पास इस केस में क्या कह रहा है, कहता है जी an इज इनफिनिट फॉर सम इंटीजर n ग्रेटर इक्वल टू 1। ठीक है जी। अब ये जो चीज है ये हमेशा सच नहीं है। कैसे आप नोटिस कीजिए कि अगर आप क्या कीजिए, सिंपल आप अपना जो a1 है, ठीक है जी, a1 आप क्या ले लीजिए, सिंपल ले लीजिए, सेट कंटेनिंग -1 0 ले लीजिए। ठीक है। a2 आप क्या ले लीजिए, सेट कंटेनिंग -2 ले लीजिए। ठीक है। a3 सेट कंटेनिंग -3 and 3 एंड सो। तो आप देखेंगे कि इन सभी के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ये कि सभी के सभी फाइनाइट आएंगे। और अच्छी बात ये है कि आप अपने सेटअप ऑफ इंटीजर्स को इन सब की यूनियन में बड़े आराम से लिखते हैं। ठीक है, जिससे एक्चुअली में आपका जो सी ऑप्शन है वो एलिमिनेट होता है, क्योंकि सी ऑप्शन कह रहा है कि an इज इनफिनिट फॉर सम इंटीजर। मैं कह जरूरी नहीं है, हम ऐसे भी एक कलेक्शन बना सकते हैं जिसमें सारे के सारे जो ans हैं वो फाइनाइट है, हमारी सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, फिर भी आपके पास जो सी ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो चुका है। ठीक है। अब तो इससे हमें सी एलिमिनेट करने में हेल्प होगी। अब ए क्या कह रहा है, ये कहता है an इज फाइनाइट फॉर एवरी इंटीजर। अब ये भी हमेशा सच नहीं है। कैसे आप देख सकते हैं, ठीक है, ए ऑप्शन को कहता है an इज फाइनाइट फॉर एवरी इंटीजर। आप क्या कीजिए, आप सिंपली लीजिए अपने a1 को ये दीजिए क्या, नेगेटिव इंटीजर्स यूनियन सेट कंटेनिंग 0 लीजिए। ठीक है। आप क्या कीजिए, a2 ले लीजिए, सिंपल सेट कंटेनिंग 1 ले लीजिए, a3 ले लीजिए सेट कंटेनिंग 2 एंड सो। अब आप देखेंगे इन सब में भी कुछ कॉमन नहीं निकल के। ठीक है जी। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इन सब की यूनियन ऑल इंटीजर्स निकल के है।
ठीक है जी। अब अच्छी बात यह है कि ये वाला पार्ट यहाँ पे सेट हो रहा है, येट क्या ये सारे के सारे फाइनाइट है? नहीं ना, जिससे आपका ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो जाए। मतलब या तो बी आंसर है या डी आंसर है। अब बी क्या कह रहा है? बी कह रहा है एन इज फाइनाइट फॉर सम इंटीजर एंड डी कह रहा है एन इज फाइनाइट और इनफाइनाइट फॉर एवरी इंटीजर। अब आगे मुझे ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट करना है, तो हमें आपको एक कलेक्शन निकालनी पड़ेगी जिसमें सारे के सारे मेंबर्स इनफाइनाइट हो और ये सभी के सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक सिंपल सा काम करना पड़ेगा। वो हम क्या करने जा रहे हैं? एक सिंपल सा काम करने जा रहे हैं। उसमें हम आप सभी के साथ ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में हमारे पास जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, हम उन पर थोड़ा सा काम आपको करके दिखाएंगे। नेचुरल नंबर्स को हम अब आपको तोड़ के दिखाएंगे कि हम किस तरीके से जब नेचुरल नंबर्स को तोड़ते हैं तो हम नेचुरल नंबर्स को उसके डिसजॉइंट इनफाइनाइट सबसेट के यूनियन में तोड़ सकते हैं। वहां से एक्चुअली में हमें पता लगेगा कि ए ऑप्शन गलत है और डी ऑप्शन इस केस में सही निकल गया है। अब उसको डिस्कस करने के लिए हम पहले नेचुरल नंबर को जाएंगे, फिर हम बाकी बात डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो चलिए अब नेचुरल नंबर को चलते हैं और फिर बाकी बात डिस्कस करते हैं। देखिए अब नेचुरल नंबर्स को जानने के लिए हम क्या करने वाले? सिंपल सा काम करने वाले। देखिए जरा, आप नेचुरल नंबर्स में जाइए, ठीक है जी, और नेचुरल नंबर्स में जाके एक सेट बनाइए B1। B1 में क्या है देखिएगा, B1 में हम लेने वाले हैं ऐसे नंबर्स 2 की पावर n ले लीजिए और n ले लीजिए आप होल नंबर्स, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें जब n 0 होगा तो 2 की पावर 0 1 आ जाएगा, ठीक है। n 2 रखेंगे, सॉरी n को 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे 2 स्क्वायर एंड सो, ठीक है। B2 में जाके आप क्या कीजिए, ये एलिमेंट से लीजिए 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n, जहां पे n को नेचुरल नंबर से लीजिए, ठीक है जी। और नोट्स कीजिए, आप अपना m है इसे भी आप नेचुरल नंबर से ले लीजिए। अब B2 में क्या निकलता है वो देखिए, आप यहाँ कीजिए इस वक्त होल नंबर से ले लीजिए, वो देखिए, ठीक है जी। अब देखिए अब B2 में आपके पास क्या निकलेगा? B2 में आपके पास जब आप n को 0 कर देंगे और n को कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो 3 की सारी पावर इसमें आ जाएंगी, एक हो गया। दूसरा, जब आप n को होल नंबर से वेरी कीजिए, m को होल नंबर से वेरी कीजिए तो 2 की सारी पावर्स एंड 3 की सारी पावर्स B2 में आ जाएगी। अच्छी बात यह है क्योंकि n और m दोनों होल नंबर नहीं हो सकते, तो B2 में कभी भी 1 नहीं निकल गया है, एक बात। दूसरी बात, B1 और B2 में कुछ भी कॉमन नहीं निकल गया है, क्योंकि B2 में 3 की कोई ना कोई आपके पास नेचुरल पावर आने ही वाली, ठीक है। एंड से B3 में जाइए, B3 में जब जाएंगे तो आप क्या कीजिए 2 की पावर n, 3 की पावर n एंड 5 की पावर t ले लीजिए, सच दैट आपके पास n और m का होल नंबर से लीजिए और जो t है वो आप नेचुरल नंबर से लीजिए। मतलब इसमें क्या निकल है? एक तो 5 की सारी पावर्स आ जाएंगी, दूसरा 2, 3 और 5 की भी सारी प्रोडक्ट वाली पावर्स भी आ जाएंगी। ऐसा करते चले जाइए तो आप कुछ नोटिस करेंगे। पहली बात तो इनमें से कोई भी जो डिस्टिंक्ट B1 B2 पिक कीजिए, BI BJ पिक कीजिए, अगर वो डिस्टिंक्ट है तो उनमें कुछ कॉमन निकल गया है, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास ये सभी के सभी इनफाइनाइट आएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इन सब की जब आप यूनियन करेंगे तो आप देखेंगे वो यूनियन एक्चुअली में आपके साथ कुछ नहीं करता है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही निकल गया है, ठीक है। और यहाँ पर एक्चुअली मैंने छोटे से कर्सर यूज किया है और वो है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे कि हम किसी भी नेचुरल नंबर को जो 1 से बड़ा होता है उसे हम डिस्टिंक्ट प्राइम की पावर्स में यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज किया। अब इसी को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, अपने इस क्वेश्चन को भी बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप नोटिस कीजिए। अब हम क्या करेंगे, हमें यही काम हमें इंटीजर्स में करना था। इंटीजर्स में आप क्या कीजिए, जाके सिंपल सा काम कीजिए। इंटीजर्स में आप A1 को ये ले लीजिए, सारे के सारे नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, यूनियन सेट कंटेनिंग 0। ऑलराइट, A2 को आप क्या ले लीजिए, ये B1 ले लीजिए, A3 को आप क्या ले लीजिए, ठीक है, A3 को आप अपना B2 ले लीजिए, एंड सो। आप नोटिस करेंगे A1 तो इनफाइनाइट है ही, A2 A3 इन जैसे हैं तो ये भी सारे इनफाइनाइट आएंगे और इनमें कुछ कॉमन नहीं निकल के आएगा। और अच्छी बात ये है A2 से आगे वाले सारे नेचुरल नंबर्स को कंप्लीट कर लेंगे, कवर कर लेंगे, और ये भाई साहब आपके सारे जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स को कवर कर लेंगे। मतलब आपने इंटीजर्स को एक्सप्रेस कर दिया है इनकी यूनियन में।
सही, और आपकी सारी कंडीशन सेट हो गई। सो इंपॉर्टेंट बात ये, इससे पता लग गया कि इनमें से कोई एक भी फाइनाइट है। मतलब आपके पास इस केस में जो बी ऑप्शन कहता है ना, बी कि एन इज फाइनाइट फॉर सम इंटीजर, ये गलत हो गया। तो डी ऑप्शन इस केस में बिल्कुल ठीक निकल गया है। ओके, तो पॉसिबल हो क्या समझ आया होगा कि डी ऑप्शन आपका कैसे करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन के बाद हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा जा रहा है, ये क्वेश्चन भी दिसंबर 2023 में आया था, तो रियल एनालिसिस का क्वेश्चन है और पार्ट सी में आया था। तो इस क्वेश्चन की आपके पास एक या एक से ज्यादा ऑप्शंस ठीक हो सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा अच्छा है, तो इसे आराम से समझते हैं और इसके पहले जो दो मेन आइडियाज है उनको समझने की कोशिश करें। सबसे पहला आइडिया वो ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ और वो अपने गिवन डोमेन में कॉन्टिन्यूअस एंड पीरियोडिक, ठीक है, अगर वो कॉन्टिन्यूअस है एंड पीरियोडिक है तो वो फंक्शन अपन उस गिवन डोमेन में यूनिफॉर्म में कॉन्टिन्यूअस निकल के आता है। ये है आइडिया नंबर 1। अब है आइडिया नंबर 2 जो हमारे इस सवाल में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। आइडिया नंबर 2 जो है वो है कि हम कब किसी गिवन फंक्शन को गिवन डोमेन में यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मान लिया आपका से गिवन डोमेन है, उस डोमेन के ऊपर कोई फंक्शन स्मॉल g है जिसे आप कहना चाहते हैं कि वो भाई साहब उस गिवन डोमेन पे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं आ रहा है, तो आपने क्या करना होता है, उस डोमेन में जाके दो सीक्वेंसेस ढूंढनी होती है। मान लिया एक हम an कह लेते हैं और दूसरे को कह लेते हैं मान लिया bn, सच दैट an और bn की जो बीच की दूरी है ये तो 0 के पास जानी चाहिए, बट जब आप इन दोनों सीक्वेंसेस के ऊपर अपने गिवन फंक्शन स्मॉल g को लगाओ तो g ऑफ an और g ऑफ bn ये जो दोनों सीक्वेंसेस हैं इनके बीच की जो दूरी है वो आपके पास 0 को नहीं जानी चाहिए। तब हम कहते हैं कि हमारा गिवन फंक्शन स्मॉल g उस गिवन डोमेन के ऊपर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं निकल रहा है। ठीक है, सो आई पॉसिबल हो कि ये दोनों आइडियाज आपको समझ आए होंगे, इन्हें ध्यान रखिएगा। अब हम आराम से अपने इस गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और मिलकर जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व देखिए। अब इस फंक्शन में हमें क्या दिया है, वो कहते हैं फंक्शन है आपके पास क्लोज 0 से इन्फिनिटी ओपन टिल रेंज एक पीरियोडिक फंक्शन दिया हुआ, ठीक है। लेकिन फंक्शन तो ये लिखा हुआ है 1 - mod of 2x - 2, ऊपर पीरियोडिक कह रहे हैं, हमें पता ये तो पीरियोडिक होता नहीं, लेकिन यहीं पे आप धोखा खा, ठीक है, यही आपने बचना था। क्या धोखा खा गए, क्या बचना था, आइए समझते हैं। वो ये कह रहा है कि 0 to 1 के बीच में fx का मान ये है सिर्फ 0 to 1 के बीच में। सर फिर 1 से 2 के बीच में क्या है, जो 0 to 1 के बीच में है एज इट इज सेम वैल्यूज आपका फंक्शन स्मॉल f 1 से 2 के बीच में है, एज इट इज सेम वैल्यूज आपका फंक्शन f 2 से 3 के बीच में ले रहा है, एंड सो ऑन। इसे कहते हैं गिवन फंक्शन को पीरियोडिकली एक्सटेंड करना, ठीक है। तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो नोटिस करेंगे आप, अगर आप बहुत ध्यान से देखें अपने फंक्शन को देखिए, तो मैं इस फंक्शन को पहले थोड़ा खोल के आपके सामने डिफाइन करना चाहता हूं। देखिए आपका फंक्शन तो स्मॉल f आपके पास, ठीक है। इस फंक्शन स्मॉल f की अगर मैं बात करूं तो फंक्शन स्मॉल f की जो डोमेन है वो है क्लोज 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। अब अच्छी बात यह है कि आपका जो फंक्शन f है, जब आपने अपना इनपुट 0 to 1 के बीच में रखा तब तो फंक्शन का नाम यही 1 - mod of 2x है। एंड क्लियरली हमें पता है ये वाला जो पार्ट है ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, तो 0 to 1 के बीच में भी कॉन्टिन्यूअस आएगा। एक बात। नंबर 2 ध्यान से सुनिए, 0 डालने वाला जैसे आप 0 यहां पे डालेंगे तो देखिए 2 * 0 0 हो जाएगा, mod of -1 1 हो जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। मतलब 0 पे आपके फंक्शन fx की वैल्यू आएगी 0, ठीक है। अब आप 1 डालें, जैसे आप 1 यहां पे डालेंगे तो 2 * 1 2 हो जाएगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 का मॉड 1 हो जाएगा, 1 - 1 फिर 0 हो जाएगा। मतलब आपका फंक्शन f(x) है क्लियरली आपके पास 0 पे भी 0 है एंड 1 पे भी 0। अच्छी बात यह है 0 to 1 के बीच में थोड़ा सा पॉजिटिव आएगा। तो अगर मैं इसके थोड़े से ग्राफ की बात करूं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से है 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो 0 to 1 के बीच में ग्राफ कुछ ऐसा है आपके फंक्शन f(x) का। अब बात आती है
फंक्शन एफ को पीरियोडिकली एक्सटेंड कर देंगे। इसका क्या मतलब है? बहुत इजी। आपने अपने इस पार्ट को 1 मिनट राइट शिफ्ट करेंगे। अब उसको हम फंक्शन में कैसे लिखते हैं? बहुत इजी है। आपने क्या करना है? ऐसे लिखते हैं, जहां जब x है, x को x - 1 से रिप्लेस करते हैं, तो क्या आएगा? यहाँ पे x - 1 आ जाएगा, -1, एंड ऑफ कोर्स x क्या लाएगा? 1 से सेम 1 यूनिट और एक्सटेंड कीजिए, समझिएगा। ये वाला जो पार्ट है इसका ग्राफ ये है, 1 से 2 के बीच में। और अच्छी बात ये है, जैसा 0 to 1 के बीच में ये था, वैसा ही 1 से 2 के बीच में ये नहीं है। इसी को कहते हैं फंक्शन को पीरियोडिकली एक्सटेंड करना। ठीक है, अब आगे करते हैं। जब आपका x 2 से 3 के बीच में है, तब 1 - mod 2 times x - 2 -1 का mod ऐसे एंड हो। ठीक है, और अब अगर आप ऐसे चलते चले जाएंगे तो m से शुरू, मतलब जब आपका x n से n + 1 के बीच में, तब आपके फंक्शन का जुगाड़ कुछ ऐसा 1 - mod 2 times। देखिए, जब यहाँ 2 था तो यहाँ 2 था, जब यहाँ 1 था तो यहाँ 1 था, फिर आएगा 2 times this -1 एंड so। ठीक है, तो आपका जो फंक्शन है वो इसी तरीके से पीरियोडिकली आगे एक्सटेंड करता है। सो क्लियरली आपका गिवन फंक्शन गिवन डोमेन में 0 to infinity में आपके पास कॉन्टिन्यूअस भी है और पीरियोडिक भी है। हेंस आपका फंक्शन f(x) कॉन्टिन्यूअस तो है, ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस भी निकल के आएगा। तो आप देख पाएंगे कि आपके पास ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों बिल्कुल ठीक निकल के आए। ठीक है, सो आई पॉसिबली होप कि इतना पार्ट आपको अच्छे से समझा। अब हम क्वेश्चन का लेवल पर इंक्रीज करें। अब हमारा फोकस है स्मॉल g के लिए। ठीक है, देखिए स्मॉल g में एक काम करना था बहुत आसान। क्लियरली आप देख पा रहे हैं, चाहे आप यहां से देखिए चाहे ग्राफ से देखिए, फंक्शन f कॉन्टिन्यूअस तो है, और हमें पता है जो x² फंक्शन है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है। f कॉन्टिन्यूअस है, x² कॉन्टिन्यूअस है, तो इनकी कॉम्पोजिशन दैट इज दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस की कॉम्पोजिशन हमेशा क्या आती है? कॉन्टिन्यूअस निकल के आती है, जिससे आपका फंक्शन स्मॉल g इस केस में कॉन्टिन्यूअस निकल के आएगा। तो कॉन्टिन्यूटी में कोई दिक्कत नहीं थी। अब हमारा मेन टारगेट शुरू होता है। मेन टारगेट है कि स्मॉल g के बारे में ये डिस्कस करना कि हमारा जो फंक्शन स्मॉल g है एक्चुअली में ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस आएगा या नहीं आएगा। अनफॉर्चुनेटली स्मॉल g आपके पास यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं निकल के आएगा। और करने का तरीका क्या है वो समझिए। 3 स्टेप में करेंगे। सबसे पहले स्मॉल f को यूज करके स्मॉल g को डिफाइन करते हैं। सर कैसे? कुछ नहीं करना। देखिए, स्मॉल g को बनाने के लिए आपने क्या करना है? स्मॉल f के पास जाइए, जहां जहां x लिखा होगा उसे x² से रिप्लेस कर दीजिए, बस वहीं पे आपके पास आपका स्मॉल g फंक्शन आ जाएगा। अगर आप इजाजत देंगे तो मैं यही डिफाइन करूंगा। देखिए, कुछ नहीं करना। सबसे पहले सिंपल सा काम, जहां जहां x लिखा है वो x² करो, यहां करो, यहां करो, यहां करो, यहां करो, एक, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो हमारे पास अब ये स्मॉल f में निकल के आएगा। सिंपल सिंपल अगर बात करें तो ये हमारे पास हमारा स्मॉल g है। इसे हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है जी, और यहाँ लिख देते हैं स्मॉल g, या ठीक है जी। एंड ऑफ कोर्स इसकी जो डोमेन है वो भी ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि हाउ टू चेक कि यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस कैसे नहीं है। तो हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया था कि आपके पास अगर दो ऐसी सीक्वेंसेस मिल जाए सच दैट उन दोनों के बीच की दूरी तो 0 के पास जा रही है, लेकिन उनके ऊपर g के अंदर इमेजेस के बीच की दूरी 0 के पास ना जाए, ठीक है, तब हम कहेंगे कि स्मॉल g फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं निकल के आएगा। सही, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सिंपल सा काम कीजिए, आप एक सीक्वेंस ले लीजिए an, ठीक है, an को ले लीजिए रूट n, ठीक है, और bn को ले लीजिए रूट ऑफ n प्लस 1/2, ठीक है। तो जब आप ये दो सीक्वेंस लेंगे तो पहले हम चेक करते हैं कि क्या एक्चुअली में जो bn माइनस an है क्या इसका मॉड 0 हो जा रहा है। देखिए इसको यहाँ रखिए, ये निकलेगा आपके पास रूट ऑफ n प्लस 1/2 माइनस 2n, ठीक है। न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर दीजिए तो क्या निकल आएगा? ऊपर 1/2 हो जाएगा और नीचे निकल आएगा रूट ऑफ n प्लस 1/2 n प्लस रूट n निकल आएगा। क्लियरली एज n गोस टू इंफिनिटी डिनोमिनेटर इंफिनिटी हो जाता है, हेंस ये भाई साहब जाएंगे 0, मतलब bn माइनस an का जो मॉड है इस केस में आपके पास 0 को पक्का चलेगा। अब देखते हैं जरा g ऑफ bn
एंड जी ऑफ ए की बीच की, तो देखिए जी ऑफ बी क्या है वो देखिए, ठीक है। अब जी ऑफ बी का क्या मतलब वो समझिएगा, जी के अंदर जाकर के बी सीक्वेंस डाल देंगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमने x को रिप्लेस कर देना bn से। अब bn क्या है वो देखिए, bn ये है, तो bn को रख दीजिए रूट ऑफ s, ठीक है। अब x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x के आपके पास हो जाएगा सिंपल n प्लस 1, सही। अब आप देख पाएंगे कि यहां से मुझे समझ आता है कि चलो जी x के मेरे पास हो चुका है n प्लस 1/2। अब जब x के n प्लस 1/2, देखिए x के n से n प्लस 1 के बीच में, तब g भाई साहब का ये भी, ठीक है। सोच देखिए, मतलब अब मैंने इस x स्क्वायर को यहां डाल दिया, बहुत सीधे। जैसे आप x स्क्वायर को ये वाली वैल्यू में डालें, ठीक है, तो अब करेंगे n प्लस 1/2 यहां डालेंगे, ठीक है। जैसे n प्लस 1/2 x स्क्वायर की क्या डालेंगे, n n कैंसिल हो जाएगा, यहां 1/2 बच जाएगा, 2 into 1/2 कटेगा, 1 बचेगा, 1 minus 1 क्या हो जाएगा, 0, 1 minus 0 क्या आएगा, 1। मतलब हमारे पास g of bn की जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1 है, ऐसे ही कांस्टेंट दिया n पे भी डिपेंड है, ठीक है। आगे चलते हैं, सिंपली अब हम क्या करेंगे, x को पुट कर देंगे अपना an, है ना। an क्या बोल दीजिए, an हमारे पास इस केस में रूट ऑफ, ठीक है। तो अगर मैं रूट ऑफ n की बात करूं तो ये, ठीक है, मतलब x स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास इस केस में n, सही है। अच्छा अब x स्क्वायर को n पुट करें, मतलब x स्क्वायर को n यही पुट करेंगे, देखिए x स्क्वायर को जब n यहां पुट करेंगे तो n माइनस n क्या हो जाएगा, 0, 2 into 0 0, माइनस 1 का मॉड बचेगा, ठीक है। माइनस 1 का मॉड क्या होता है, 1, 1 minus 1 0, मतलब an के ऊपर जो g की वैल्यू निकल के आ रही है वो 0 होगी, जिससे पता लगा g of bn minus g of an आपके पास और कुछ नहीं, 1 minus 0 निकल के आएगा, और इसका मॉड जो है क्लियरली वो 0 को टेंड नहीं, जिससे पता लगा कि मेरे पास a और b दो ऐसे सीक्वेंसेस हैं स्मॉल g के डोमेन में, जिनके बीच की दूरी तो 0 के पास जा रही है, बट उनके ऊपर स्मॉल g की जो वैल्यूज है g of bn और g of bn, इनके बीच की जो दूरी है वो 0 के पास नहीं जा रही, हेंस स्मॉल g फंक्शन आपके पास इस केस में यूनिफॉर्मली कोऑर्डिनेट नहीं मिल गया है, हेंस इस क्वेश्चन का आपके पास जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, सिर्फ 3 ठीक निकल के आएगा। वी पॉजिटिव हो कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चंस को मिलकर जरा डिस्कस करते हैं।